हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फाइनली इस बार की ईजान फेस्ट के लिए मैं अपनी न्यू स्टोरी जिसका नाम है यर्निंग वो लेकर आ चुकी हूँ। जानती हूँ इस बार मैं थोड़ा लेट हूँ, पर मैंने ये स्टोरी बहुत दिल से लिखी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। स्टोरी क्या है ये तो आप लोगों को स्टोरी सुनने के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये न्यू स्टोरी कैसी लगी। ओके, तो ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट ना किए हुए हम अपनी इस न्यू स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। ठंड का मौसम था। बर्फ़ चारों तरफ फैली हुई थी। पूरी जगह, सड़कें, लोगों के घर तक सफ़ेद चादरों से ढके हुए थे। बर्फ़ लगातार गिरती जा रही थी। उसी बर्फ़ के बीच में से कोई इंसान उस बर्फ़ के मोटे से चादर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो ये भी नहीं देख रहा था कि स्नोफॉल कितनी ज़्यादा हो रही है, उसे कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है। वो बस आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते वो फाइनली वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पहुँचना चाहता था, एक घर की तरफ। हाँ, वो अब उस घर के सामने था, उस घर के दरवाजे के पास। उसने दरवाजे पर नॉक किया और इंतज़ार किया कि कोई आकर उसे खोलेगा। फाइनली 2-3 बार नॉक करने के बाद किसी ने उस दरवाज़े को खोला, और जैसे ही उसने उस दरवाज़े को खोला, सामने खड़े पर्सन की आंखें जो बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी कि जैसे ही वो दरवाज़ा खुलेगा वो अपने सामने वाले पर्सन को अपनी बाहों में भींच लेगा। पर जो सामने था वो नहीं था जिसको ये ढूंढ रहा था। नहीं, ये पर्सन वो नहीं है। वांग जी ने यही कहा और सामने वाले पर्सन से पूछा, आप कौन? तभी सामने वाले पर्सन ने कहा, अरे भाई, मेरे घर आकर मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन? तभी वांग जी कहता है, आपका घर? तभी सामने वाला पर्सन कहता है, हाँ, मेरा घर। सामने वाला लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पर्सन वांग जी को इस अनजाने से पर्सन को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था, क्योंकि ये अनजाना पर्सन उसके घर आकर ही उसके बारे में पूछ रहा है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वांग जी उस पर्सन को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर कहता है, यहाँ आप रहते हैं? तभी वो पर्सन कहता है, हाँ, अब जब दरवाज़ा मैंने खोला है तो मैं ही रहता हूँगा ना। तभी वांग जी कहता है, पर यहाँ तो कोई और रहता था, आपको उनके बारे में पता है? तभी वो पर्सन कहता है, किसके बारे में पूछ रहे हो तुम? तभी वांग जी जो कि कहता है, वो भी यहीं रहता था, शायद आपसे पहले। तभी वो पर्सन कहता है, पता नहीं, मुझसे पहले पता नहीं यहाँ पर कितने लोग रहे, मुझे नहीं पता। इस घर के तुम कौन से ओनर के बारे में बात कर रहे हो? मैं जब यहाँ आया था तब यहाँ पर कोई और ही था। वांग जी कहता है, क्या सच में? एक मिनट। वांग जी अपने पॉकेट में कुछ ढूंढने लगता है। फाइनली वो चीज़ उसे मिल जाती है। वो एक तस्वीर बाहर निकालता है, उस पर्सन को दिखाते हुए कहता है, क्या इसे आप जानते हैं? तभी वो पर्सन उस तस्वीर को अपने हाथ में लेकर कहता है, अरे ये शायद ये यहाँ रहा करता था शायद। हाँ, मैंने इसे देखा तो है। लिली ज़रा यहाँ आना। तभी घर के अंदर से एक पर्सन की आवाज़ आती है, हाँ, आ रही हूँ, क्या हुआ? तभी भागते हुए एक लेडी जिसने एप्रन पहना हुआ था, वो अपने हाथों को उसी एप्रन में पोंछते हुए अब बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं काम कर रही थी। तभी जॉन कहता है, लिली, देखो इसे देखा है ना हमने? तभी लिली उस तस्वीर को अपने हाथ में लेती है और कहती है, अरे हाँ, ये तो विंग है ना? जैसे ही लिली ये कहती है, वांग जी की आंखें चमक जाती है। वो तुरंत ही लिली के पास जाकर कहता है, क्या आप इसे जानती हो? क्या आप मुझे बता सकती हो ये कहाँ पर है? मुझे बताइए ना प्लीज़। तभी जॉन वांग जी को लिली से दूर हटाते हुए कहता है, ओह, ये तुम क्या कर रहे हो? दूर रहो मेरी वाइफ से।
तभी वांग जी कहता है आई एम रियली सॉरी, मैं बस जानना चाहता था। तभी लिली कहती है हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये वही है जिससे हमने ये घर लिया है। दरअसल हमने अंशु से कहा था कि हमें घर चाहिए, उन्होंने ही मुझे इसके बारे में बताया था। जॉन, मैंने इसी से बात की थी। ये विंग है इस घर का फर्स्ट ओनर, ये हमारे पहले ही रहा करता था, पर ये तो काफ़ी समय से गायब है, वो अब यहाँ नहीं है, हम ही हैं। तुम क्या इन्हें ही ढूंढ रहे हो? तभी वांग जी कहता है कि आप मुझे बता सकती है वो इस वक्त कहाँ पर है? तभी लिली कहती है अभी तो मुझे नहीं पता कि ये कहाँ है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 साल हो चुके हैं, मैंने इसे 2 साल पहले ही देखा था। तुम कौन हो और तुम ऐसे इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तभी वांग जी कहता है मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि ये कहाँ पर है। तभी लिली कहती है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, शायद अंशु को पता होगा। तभी वांग जी कहता है अंशु कहाँ पर है, वो कहाँ रहती है, मुझे बताइए। तभी लिली कहती है अरे वो यहाँ नहीं रहती, वो दूसरे शहर में रहती है। वांग जी कहते हैं दूसरे शहर? दूसरे शहर में कहाँ पर? क्या आप मुझे वहाँ का एड्रेस दे सकती है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़? वांग जी की ये रिक्वेस्ट सुनकर लिली कहती है हाँ ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए क्या, क्योंकि बाहर बहुत बर्फ़ गिर रही है, तुम क्या अभी जाओगे? तभी वांग जी कहता है हाँ मुझे अभी जाना है, प्लीज़ मुझे आप एड्रेस इस पर लिख के दे दीजिए। वांग जी अपनी छोटी सी डायरी निकालता है, पेन बाहर निकालता है, कहता है प्लीज़ इस पर उनका एड्रेस लिख दीजिए। तभी लिली कहती है क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे? तभी वांग जी कहता है नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बस एड्रेस दे दीजिए। जॉन और लिली एक दूसरे को देखने लगता है, ये पर्सन खुद को नहीं देख रहा, बाहर के मौसम को नहीं देख पा रहा, बाहर मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है, बर्फ़ गिर रही है, ये पर्सन भी ठंड में काँप रहा है, और ये पर्सन इसे अभी निकलना है। लिली कहती है तुम चाहो तो हमारे घर पर थोड़ी देर रुक सकते हो। जॉन कहता है हाँ मैन, तुम कितने काँप रहे हो, ऐसा करो थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। तभी वांग जी कहता है आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, पर नहीं मुझे जल्दी निकलना है, प्लीज़ आप मुझे एड्रेस दे दीजिए। तभी लिली कहती है अच्छा ठीक है। लिली अब वांग जी की डायरी में अंशु का एड्रेस लिख देती है। वांग जी जैसे उसे लेता है, वो लिली को झुककर थैंक्स कहता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। वांग जी को देखकर जॉन और लिली दोनों ही हैरान थे। जॉन कहता है ओ माय गॉड, सच अ क्रेजी पर्सन, ये कैसा है? तभी लिली कहती है शायद ये उस पर्सन को बहुत चाहता है। जॉन कहता है क्या मतलब? तभी लिली कहती है तुम भी ना जॉन, तुमने देखा नहीं उसकी आंखों में, शायद ये पर्सन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जॉन कहता है ओह अच्छा। अब यहाँ पर हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि जल्दी से लिली और जॉन के घर से आ चुका था। जॉन के घर से आते ही वो अपनी कार में बैठता है जो कि वहाँ से कुछ दूरी में था, क्योंकि बर्फ़ की चादर इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि कार भी चलाना मुश्किल था। वांग जी जैसे तैसे वहाँ से अब कार में आकर बैठ चुका था और उसने अपने ड्राइवर से कहा इसे वापस ले चलो दूसरे शहर। तभी ड्राइवर कहता है सर अब आपकी हालत ठीक नहीं है, आपको नहीं लगता कि हमें पहले होटल? तभी वांग जी कहता है जितना कहा गया है तुम उतना ही करो, समझे तुम? तभी वो ड्राइवर कहता है जी। ड्राइवर डरते डरते अब कार घुमा लेता है। बर्फ़ की चादर बहुत ज़्यादा ही फैली हुई थी, वहाँ पर कार चलाना मुश्किल था, पर फिर भी वो कार चला रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसके सर अभी इतने ज़्यादा पागल है, इतने ज़्यादा डेस्परेट है उस पर्सन को ढूंढने के लिए कि अगर उसने कार रोकी तो ये खुद बाहर निकल जाएंगे, और वो नहीं चाहता कि उसके वजह से वांग जी को कुछ भी हो, क्योंकि अगर वांग जी को कुछ हुआ तो शायद वांग जी का भाई और उसके अंकल उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जैसा वांग जी कह रहा था वो कर रहा था। इधर दूसरी तरफ वांग जी कार में बैठे बैठे विंग की तस्वीर को देखते हुए कह रहा था कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूँगा भी। ऐसा कहते हुए वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखें बंद करते ही उसके आंखों से आंसू की बूंदें टपक जाती है, और अब वो अपने उन पलों को याद करने लगता है जब वो बहुत छोटा था, बर्फ़ गिर रही थी, वो बाहर ही बैठा हुआ था, बर्फ़ उसके ऊपर आकर गिर रही थी, बहुत ठंडा मौसम था, पर उसे जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। उसने आज अपनी सबसे प्यारी चीज़ खो दी थी, अपनी माँ। उसने अपनी माँ को खो दिया था।
वो बहुत दुखी था और बाहर इतने ख़राब मौसम में अकेले बैठा हुआ था, अपना फेस अपने घुटनों में छुपाकर। उसकी आंखों में आंसू थे पर उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं आ रहा था। वो बच्चा अभी बहुत दुखी था, उसके आसपास कोई नहीं था, वो बस अपनी माँ को याद कर रहा था। अचानक से कोई उसके पास आता है, किसी की कदमों की आहट उस बच्चे को आती है और वो बच्चा धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाता है और जैसे ही वो सर ऊपर उठाता है वो सामने देखता है एक बच्चा जिसने हाथों में अम्ब्रेला लिया हुआ है, पैरों में बूट्स पहने हुए हैं, अच्छे से खुद को कवर कर रखा है। उसने अपने छाते के अंदर वांग जी को लिया, वांग जी के पास आया और कहा, ही तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कितनी बर्फ़ गिर रही है, तुम्हें पता है मम्मा कहती है बर्फ़ में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए वरना हम बीमार पड़ जाएंगे। चलो उठो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें ठंड लग जाएगी और तुम बीमार हो जाओगे, फिर तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत डांटेगी। जैसे ही वो बच्चा ये कहता है, वांग जी की आंखों से तुरंत ही आंसू निकलने लगते हैं, जिसे देखकर वो बच्चा घबरा जाता है और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम रोने क्यों लग गए? तभी वांग जी रोते हुए कहता है, मम्मा 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 चली गई। तभी वो बच्चा कहता है, क्या तुम्हारी मम्मा चली गई? वांग जी रोते हुए हमें अपना सिर हिलाता है। विंग कहता है, वो कहाँ गई है? तभी वांग जी ऊपर की ओर इशारा करता है और कहता है, वो मुझे छोड़कर वहाँ चली गई। वांग जी की ये बात सुनकर विंग वांग जी को ही देखने लगता है। विंग जो कि आगे बढ़कर वांग जी के पास बैठ जाता और कहता है, तो तुम्हारी मम्मा अब तुम्हारे साथ नहीं है? तभी वांग जी कहता है, नहीं। विंग जो कि वांग जी को देखता है और कहता है, मेरी भी मम्मा नहीं है। जैसे ही विंग ये कहता है, वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हारी भी मम्मा नहीं है? तभी विंग स्माइल करता है और जैसे ही वांग जी उसकी स्माइल देखता है, वो एक पल के लिए उसकी स्माइल में ही खो जाता है। वो प्यारी सी बनी स्माइल और उसके होठों के नीचे वो छोटा सा मूल कितना प्यारा लग रहा था। विंग कहता है, पर तुम्हें पता है मैं खुश रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मम्मा मुझे रोते हुए देखेगी तो वो बहुत दुखी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मा दुखी हो। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी मम्मा दुखी हो जाए? वांग जी जो कि विंग को देखते हुए कहता है, नहीं। तभी विंग वांग जी के पास आगे बढ़कर अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू को पोंछता और कहता है, फिर चलो रोना बंद करो और स्माइल करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी मम्मा खुश हो जाएगी। तुम नहीं चाहते ना तुम्हारी मम्मा रोए? वांग जी कहता है, नहीं। तभी विंग कहता है, तो फिर रोना बंद करो। वांग जी जो कि तुरंत ही अपने आंसू को पोंछता है और रोना बंद करता है। विंग वांग जी को देखकर स्माइल करता है। तभी वहाँ पर दो लोग भागते हुए आ गए थे, जिनमें से एक चिल्ला रहा था, वांग जी कहाँ हो? वांग जी। और दूसरा, विंग कहाँ गए तुम? विंग। दोनों ही लोग अब वहाँ आ चुके थे। दोनों ही अब उन दोनों को देखकर उन दोनों के पास भागते हैं, जिनमें से सीचन जल्दी से अपने भाई के पास जाकर कहते हैं, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो ना? वांग जी दूसरी तरफ चैंग विंग के पास आकर विंग को डांटते हुए कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने कहा था ना कि मेरे साथ रहो। तुम्हें पता है जैसे कितना ज़्यादा परेशान है तुम्हारे लिए। हाँ, तुम यहाँ क्यों आए? तभी विंग कहता है, वो ये रो रहा था तो मैं बस इसको चुप करा रहा था। तभी चैंग वांग जी को देखता है और फिर सीचैन को देखता है। सीचैन भी चैंग को देखता है। सीचैन वांग जी को अपनी बाहों में ले लेता है। चैंग जिसे पता था कि अभी अभी इस घर में क्या हुआ है तो वो कुछ नहीं बदलता, वो बस विंग के हाथों को पकड़ता और कहता है, विंग ऐसे दोबारा मत आना, ठीक है? विंग जो कि हमें अपना सिर हिलाता है और चैंग सीचैन की तरफ देखकर कहता है, अपने भाई को संभालना। तभी सीचैन कहता है, तभी विंग कहता है, बाय बाय वांग जी, हम फिर मिलेंगे। तभी वांग जी विंग को देखता और कहता है, क्या तुम फिर आओगे? तभी विंग कहता है, हाँ। इतना कहकर विंग चैंग के साथ चला जाता है और वांग जी बस विंग को ही देखता रहता है
और सिचैन वांग जी को अपनी बाहों में भरकर फाइनली घर वापस ले आया था, जहाँ पर उसके अंकल ने उसे गले से लगाया, उसे शांत किया, उसे कहा कि उसकी मम्मा कहीं नहीं गई है, वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे देखती रहेगी। उस दिन जैसे तैसे अंकल कुरैन ने और सिचैन ने वांग जी को संभाल लिया। नेक्स्ट डे विंग फिर आ गया। इस बार वो चैंग के साथ वांग जी के घर आया था, क्योंकि विंग ने चैंग को परेशान कर दिया था ये कह कहकर कि वो अपने नए दोस्त से मिलना चाहता है, और उसने उससे वादा किया था कि वो उससे मिलने जाएगा, इसलिए उसे अब वहाँ जाना है। जिसे सुनकर चैन भी अब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था, इसलिए वो विंग को लेकर यहाँ आ चुका था। विंग को यहाँ लाने के बाद विंग वांग जी चिल्लाने लगता है। वो कहता है वांग जी कहाँ हो। तभी वांग जी जो कि अपने रूम में था, जैसे ही वो विंग की आवाज़ सुनता है वो तुरंत ही भागते हुए आता है। वांग जी को ऐसा भागता हुआ देखकर सिचैन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार वांग जी को ऐसे देखा था। वांग जी जो कि भागते हुए विंग के पास आ जाता है और कहते हैं तुम आ गए। तभी विंग कहता है हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था ना, चलो मेरे साथ चलो, हम बाहर चलते हैं। वांग जी कहता है बाहर। तभी विंग कहता है हाँ चलो बाहर चलते हैं। इतना कहकर विंग जाकर वांग जी के हाथों को पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। चैंग और सिचैन बस दोनों को ही देखते रह जाते हैं। ऐसे ही अब उन दोनों के दिन बीतने लगे थे। वांग जी जिसने अपनी माँ को खो दिया था, पर उसे एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया था विंग, जिसके साथ वो सब कुछ भूल जाया करता। दोनों एक दूसरे के साथ खेला करते, एक दूसरे के घर आया जाया करते। वांग जी को पता चल गया था कि विंग की मॉम की डेथ के बाद उसके अंकल जान फेमिया उसे यहाँ ले आया है, क्योंकि विंग का अब कोई भी नहीं है। पर विंग बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल है और हमेशा ही हंसता रहता है। विंग को ऐसे देखकर वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वांग जी भी हमेशा ही विंग के साथ बहुत खुश रहता है और विंग भी वांग जी को हमेशा खुश रखता है। ऐसे ही दोनों बड़े हो रहे थे। दोनों अब मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में पहुंच गए थे, जहां पर विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि बचपन से ही दोनों साथ में थे। दोनों ने स्कूलिंग भी एक साथ ही की, अब हाई स्कूल में भी एक साथ ही है। विंग बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, हमेशा ही कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है और हमेशा ही वांग जी उसे बचा लेता है। पर आज वो नॉटी विंग वांग जी को नहीं दिख रहा। विंग जो कि बहुत शैतान था, हर समय कुछ ना कुछ करता रहता था, आज वो बहुत शांत सा था। विंग को ऐसे देखकर वांग जी को बहुत अजीब सा लगा कि किसने कभी भी विंग को ऐसा नहीं देखा है। वांग जी विंग के पास जाता है और वह उसके पास ही खड़ा हो जाता है। दोनों ही अभी अपने स्कूल की टेरेस पर थे। वांग जी विंग से कहता है क्या हुआ विंग। विंग जो कि वांग जी को देखकर कहता है कुछ नहीं लंजा। तभी वांग जी कहता है कुछ तो हुआ है विंग, क्या तुम्हारी आंट ने फिर से तुम्हें। तभी विंग ने मुस्कुराया कहा वो तो उनका रोज़ का है, तुम्हें पता है ना वो मुझे पसंद नहीं करती। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ विंग कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, पर वो तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल देती है। क्या उन्होंने फिर से तुम्हें कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हारे दिल को छुप गया। विंग कहता है अब तो आदत सी हो गई है, पर हाँ कभी कभी कुछ बातें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। वो मेरी माँ से बहुत नफ़रत करती थी और इस वजह से वो मुझसे नफ़रत करती हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों है, वो मुझे मेरी माँ से इतना नफ़रत क्यों करती है, पर हमेशा ही उनकी आंखों में कुछ दिखता है, एक अलग सी नफ़रत। बहुत अजीब सा लगता है लंजा, मैं जानना चाहता हूँ आखिर ऐसा क्यों है। तभी वांग जी विंग को कहता है ज़्यादा मत सोचो विंग। विंग जो कि वांग जी को देखता है और कहता है शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। ऐसा कहते हुए विंग हंसता है और विंग को हंसते देखकर वांग जी भी स्माइल करता है और दोनों ही थोड़ी देर वहाँ रहते हैं, फिर अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही उनके दिन बीतने लगते हैं। अब फाइनली उनका स्कूल ऑफ होता है और दोनों ही अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर जैसे ही विंग वापस आता है मैडम यू खींचकर विंग के गालों पर एक चांटा मार देती है। विंग हैरान हो जाता है, वो अपने गालों को पकड़ लेता है। तभी पीछे से चैंग आकर कहता है माँ। याली भी कहती है माँ आप ये क्या कर रही हैं। तभी मैडम यू कहती है तुम दोनों चुप रहो, तुम दोनों ने इसे अपने सर पर चढ़ा दिया है। वी वुशियान
दिखा दिया ना तुमने, तुम किसका गंदा खून हो। हाँ, क्या ज़रूरत थी तुम्हें वो सब करने की? तुम्हें पता भी है इसकी वजह से हमें कितना कुछ झेलना पड़ेगा। हाँ, क्यों की तुमने उस बेंचों से लड़ाई, क्यों की? तुम्हें पता है ना अभी तुम्हारे अंकल उसी के फादर के साथ मिलकर कितने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से वैन रोहान कितना ज़्यादा नाराज़ है। क्यों मारा तुमने उसे, क्यों मारा तुमने उसे? हाँ, तभी विंग आंट यू की तरफ देखकर कहता है, आंट वो लंजा को बुली कर रहा था, मुझसे देखा नहीं गया। तभी मैडम यू ने फिर से उसे एक और चाटा मारा और कहा, क्यों वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता है? ज़रूरी है तुम्हारा हर बार उसके आगे पीछे डोलना? हाँ, क्यों क्यों रहते हो तुम उसके साथ? क्या तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है? तभी विंग कहता है, आंट। तभी जैनचैंग भी कहता है, माँ अभी क्या कर रही है? तभी मैडम भी कहती है, सही कह रही हूँ मैं, मुझे तो पहले से ही इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे। क्या पता ये कट स्लिप हो और इसका उस वांग जी के साथ चक्कर चल रहा हो। क्या पता ये उसके साथ सोकर भी आया हो। तभी विंग कहता है, आंट। तभी मैडम यू कहती है, मुझ पर चिल्ला रहे हो? अब तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई, देख लो मैं तुम्हें पहले ही कह रही हूँ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम्हारी वजह से अगर मेरे परिवार, मेरी फैमिली या मेरे फैमिली के किसी भी सदस्य को कुछ भी हुआ, उनका कोई कुछ भी नुकसान हुआ, तो देख लेना विभूषण, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरा हस्बैंड वो तुम्हें यहाँ ज़रूर लाया है, तुम्हें यहाँ ज़रूर रख रहा है, तुम्हारे खर्चे ज़रूर उठा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे सर पर चढ़कर नाचोगे। बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ मैं, जिस दिन मेरी बर्दाश्त की हद हो गई ना, देख लेना विंग, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। पहले तुम्हारी माँ मुझे तंग करती थी, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम भी अपनी माँ की तरह। तभी विंग कहता, बस बार बार आप मेरी माँ को बीच में मत लाइए आंट। क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? हाँ, क्या बिगाड़ा है आपका? आप जब देखो तब मेरी माँ को जलील करती रहती हो, उन्हें बुरा भला कहती रहती हो। आखिर क्या किया उन्होंने आपके साथ जो अब हमेशा ही उन्हें बीच में लाकर इतनी सारी चीज़ें कहती रहती हो? आपको जो कहना है मुझे कहिए, मुझे मारिए, पीटिए, मुझे गालियाँ दीजिए, पर मेरी माँ को बीच में मत लाइए। आप क्यों उन्हें बार बार बीच में लाते हो? वो तो अब है भी नहीं, क्यों करते हो आप ऐसा? तभी आंटी विंग की तरफ देखते हुए विंग को घूरते हुए कहती है, क्यों? हाँ, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, समझे तुम? विंग जो कि ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, आप क्या कह रही हैं आंट? तभी मैडम भी कहती है, मैं कह रही हूँ। तभी पीछे से कहता है, यूं। जैसे ही ये आवाज़ आती है, सारे अब गेट की तरफ देखते हैं जहाँ जियान फेमिया खड़े थे और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। मैडम यू जियान फेमिया को देखकर अपना मुंह घुमा लेती है। जियान फेमिया मैडम यू और विंग के पास आकर कहते हैं, यूं तुम हद से पार जा रही हो। तभी मैडम यू कहती है, मैं हद से पार जा रही हूँ? तभी जियान फेमिया कहते हैं, हाँ अभी क्या कह रही हो तुम? हाँ, क्या कह रही थी तुम विंग को? तभी मैडम यू कहती है, वही जो मुझे सालों पहले कह देना चाहिए था। हाँ, तभी जियान फेमिया कहते हैं, चुपचाप चली जाओ यहाँ से, समझी तुम? मैडम यू जो कि जियान फेमिया को घूरती है पर वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से सीधा चली जाती है। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, आखिर क्या है, क्यों मैडम यू उसके साथ हमेशा ऐसे बिहेव करती है? क्यों? विंग को कभी कुछ समझ नहीं आता। जियान फेमिया जो कि विंग को देखते हैं, मैडम यू के हाथों के निशान उसके गालों पर थे। जियान फेमिया उसे सहलाते और कहते हैं, विंग तुम ठीक हो ना? यानली और चैंग भी विंग के पास आ गए थे। यानली विंग को देखते कहते, विंग तुम ठीक होता ना? विंग कहता है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ जेजे। और इतना कहते हुए विंग वहाँ से सीधा भाग जाता है। जियान फेमिया कहते रहते, विंग कहाँ जा रहे हो? यानली भी कहते, विंग रुको। चैंग कहता है, विंग, पर विंग किसी की नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही विंग वहाँ से चला जाता है, चैंग भी विंग के पीछे जाने ही वाला था, लेकिन तभी जियान फेमिया उसे रोकते और कहते हैं, छोड़ दो उसे, कुछ देर अकेला रहने दो, कुछ देर अकेला रहकर वो घर वापस आ जाएगा, अभी तुम उसके पास मत जाओ। तभी चैंग कहता है, पर डैड। तभी जियान फेमिया कहते हैं, मेरी बात मानो चैंग। इतना कहते हुए वो अब सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पर वो अब अपनी वाइफ से कुछ बात करना चाहते थे। वो अपने रूम में आकर अपना डोर बंद करते हैं और सीधा मैडम यू के पास जाकर कहते हैं, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? हाँ, क्यों सता रही हो तुम उस बच्चे को? उस बच्चे का कसूर क्या है? तभी मैडम यू कहती है, क्या कसूर है उसका? बताओ, तुम्हें याद दिलाऊं क्या कसूर है उसका? हाँ, बता दो सब कुछ। तुम भूल गए क्या?
क्यों तुमने? और तभी जान पे मैं कहते हैं बस 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 यूँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम्हें मैंने 1000 बार कह रखा है, लाखों बार समझा रखा है, पर तुम समझने को तैयार नहीं हो। सब कुछ भी समझने को तैयार नहीं हुई हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता जब तुम कुछ सुनने और समझने को तैयार ही नहीं हो। पर तुम मेरी एक बात मान लो, इन सब में विंग का कोई दोस्त नहीं है। विंग इनोसेंट है, उस पर इतना अत्याचार मत किया करो। वो भी एक मासूम बच्चा है, समझी तुम? तभी मैडम यू चैन फेमैंग की तरफ देखकर कहती है और उसी बच्चे को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी माँ वो बदचलन थी। तभी जान फेमिया अपना हाथ उठाते हुए कहते हैं यूँ। वो मैडम यू को मारने ही वाले थे, लेकिन वो अपना हाथ बीच में ही रोक लेते और कहते हैं यू। तभी मैडम यू कहती क्या हुआ? हाँ, मारने वाले थे? मारो, क्या करोगे? हाँ, क्या कर दोगे तुम? तुम्हारे मुझे मारने से, मेरा मुंह बंद करवाने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना? जानफे मैं कहते हैं तुमसे बात करना ही बेकार है। इतना कहकर वो अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चले जाते हैं और मैडम यू बस उन्हें गुस्से में घूरती रहती है। इधर दोस्ती तरफ जान चेंग और यानी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि काफ़ी समय हो गया था विंग को गए हुए और वो अभी तक वापस नहीं आया था। शाम हो गई थी, विंग का कोई अता पता नहीं था। याली कहती है चैंग विंग कहाँ है, उसे ढूंढो। तभी चैंग कहता है पता नहीं कहाँ है, अब मुझे एक ही चीज़ करनी है। याली कहती क्या? तभी चैंग अपना फ़ोन बाहर निकालता है, किसी को कॉल मिलाता है। तुरंत ही वांग जी जो कि अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, वो अपना पूरा फोकस अपनी स्टडी में लगा रखा था। उसका फ़ोन रिंग करता है। जैसे ही वांग जी का फ़ोन रिंग करता है, वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है जहाँ पर चैंग का नाम शो हो रहा था। जैसे ही वो देखता है कि उसे चैंग कॉल कर रहा है, वो तुरंत ही कॉल पिक कर कहता है हाँ। तभी जान चैंग कहता है वांग जी। तभी वांग जी कहता है हाँ। तभी चैंग वांग जी से कुछ कहता है, वांग जी तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है क्या? तभी चैंग कहता है हाँ, वो चला गया है, बहुत देर हो चुकी है, पता नहीं कहाँ पर है, तुम उसे प्लीज़ ढूंढो और यहाँ वापस लेकर आओ। तभी वांग जी कहता है आप चिंता मत करिए, मैं उसे वापस ले आऊँगा। तभी जान चेंग कहता है वांग जी हो सके तो प्लीज़ विंग को संभाल लेना, आज बहुत ज़्यादा हो गया था। तभी वांग जी कहता है आप चिंता मत करिए, मैं उसे संभाल लूँगा। इतना कहते हुए वांग जी कॉल कट करता है और सीधा बाहर निकल जाता है विंग को ढूंढने के लिए। वैसे वांग जी को विंग को ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि विंग कहाँ हो सकता है और फाइनली उसका अंदाज़ा सही निकलता है। विंग अभी बीच पर था। हाँ, वो रात के समय बीच पर था, वहीं पर बैठा हुआ था और सामने के दृश्य को देख रहा था। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था और कहते हैं विंग। इतना कहते हुए विंग के पास जाकर उसी के बगल में बैठ जाता है और कहता है तुम क्यों हर बार मुझे परेशान कर देते हो विंग? तुम्हें पता है तुम्हारे भाई बहन कितने ज़्यादा परेशान हैं, अब तुम्हें वापस चलना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे वो कहता है कि तुम भी मुझसे नफरत करते हो लंजा। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता और कहता है नहीं विंग, कभी नहीं, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता। तभी विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है लंजा क्या तुम आज मुझसे एक वादा कर सकते हो? तभी वांग जी कहता है कैसा वादा? विंग कहता है कभी मैं कहीं चला गया तो क्या तुम मुझे ढूंढने आओगे? तभी वांग जी कहते तुम ऐसा क्यों कह रहे हो विंग? विंग कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई मेरे पास रहे, मेरे पास आए। तभी वांग जी कहता है विंग प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा विंग, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। विंग वांग जी को देखता है और कहता है पता नहीं लंजा, पर बहुत इतना कहकर विंग रोने लगता है। वांग जी विंग को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है चिंता मत करो विंग, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है,
सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूँगा। एक दिन मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों से दूर ले जाऊँगा, जहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा विंग, कोई भी नहीं। है विंग जो कि अपनी आंखें खोलता है और वांग जी को घूरता है, पर वो वांग जी को खुद से दूर धक्का दे देता और कहता है, बेवकूफ़, कुछ नहीं समझते। लंजा, क्या हो तुम? तभी वांग जी कहते, क्या हुआ विंग? तुमने ऐसा क्यों किया? तभी विंग कहता है, कुछ नहीं, पता नहीं मैंने भी कैसे डफर को चुना है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं समझते। तभी वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, कुछ नहीं, अब मुझे चलना चाहिए, तो मुझे लेने आए हो ना, चलो मुझे लेकर चलो। वांग जी कहते हैं, विंग कहता है, क्या? तभी वांग जी आकर विंग को हक करता और कहता है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग जो कि हंसता और कहता है, मैं भी, पर मैं कुछ और भी चाहता था। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, वो तुम्हें कुछ समझना होगा। वांग जी कहता है, क्या? पर तभी विंग कहता है, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता गर्ल। लंजा, चलो घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे अपने जेजे के हाथ का लोटस कप सूप पीना है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है चलो। वांग जी अब विंग को अपनी कार में बैठाता है और उसे ले जाता है। तुरंत ही दोनों अब जियान मैंशन में थे, जहाँ पर याली विंग को गले लगाकर उसे कह रही थी, विंग तुम कहाँ चले गए थे? वो विंग के फेस को टच करती है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो कह रही थी, तुम ऐसे क्यों चले जाते हो? मैंने कहा है ना माँ ऐसी है, उनकी बातों का ज़्यादा बुरा मत मानो, तुम्हें पता है ना वो थोड़ी गुस्से वाली हैं। पर विंग तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम बार बार ऐसे क्यों करते हो? तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र होती है। तभी जानचंग कहता है, रहने दो जेजे, इसे क्या पड़ी है हमारी, यहाँ इसका तो जो मन में आता है वो करता है, इसे फ़र्क नहीं पड़ता हमसे, आपसे, किसी से भी नहीं। तभी विंग जानचंग की तरफ मुंह बनाते हुए कहता है, जानचंग तुम तो चुप ही रहो, तुम हमेशा ही सबको भड़काते रहते हो। तभी जानचंग कहता है, मैं भड़काता हूँ? मैं भड़काता नहीं हूँ, मैं सच कहता हूँ। तुम्हें पड़ी ही नहीं है, तुम्हें पता है चाचा कब से परेशान है, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। तभी विंग ये सुनकर अपनी बहन को देखकर कहते, क्या जीजे आपने अभी तक कुछ नहीं खाया? तभी वो याली अपना सर नाम हिलाती है। विंग कहता है, जीजे आपने ऐसे क्यों किया? आप अपनी हालत देखिए, आपको पता है ना अभी आप ठीक नहीं हो, आप बीमार हो, आपको डॉक्टर ने कहा है टाइम से खाने के लिए, आपको अपनी दवाइयाँ भी लेनी होती है, आपने ऐसे क्यों किया? तभी जानचंग कहता है, अब जेजे के ऊपर तुम्हारे जैसे पर्सन की जिम्मेदारी है, तब तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। तभी विंग कहता है, तुम तो चुप ही रहो जेजे, आपने ऐसे क्यों किया? चलिए मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा। इतना कहकर विंग याली को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और याली को अपने हाथों से खिलाता है। याली हंसती है और फिर कहती है, अब तुम भी खाओ। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बड़े प्यार से अपने हाथों से खिलाते हैं, जिसे देखकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, अब मैं चलता हूँ। तभी याली कहती है, वांग जी कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, हमारे साथ डिनर करो। तभी वांग जी कहते हैं, नहीं, मैंने अपना डिनर पहले ही कर लिया था और अभी मुझे जाना है, एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मुझे उनकी तैयारियां भी करनी है। तभी चैंग वांग जी की बात सुनकर कहता है, देखा विंग, तुम्हें भी ये करना चाहिए। अब वांग जी अपनी एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहा है अभी से, तुम कब करोगे? कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं है ना फिर दोबारा से
एक ही क्लास में रहने का। विंग कहता है मेरी फिक्र मत करो, वांग जी है ना, वांग जी अभी जाकर सारी चीज़ें समझेगा और कल सुबह मुझे समझा देगा, क्यों लंजा। तभी वांग जी हंसता और कहता है तभी ध्यानचंद कहता है वांग जी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने इसे पूरा बिगाड़ दिया है, इसको बिगाड़ने में तुम्हारा भी हाथ है। तभी वांग जी कहता है पर मैं तो। तभी याली कहती है ध्यानचंद तुम भी ना, वांग जी इसकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी विंग कहता है हाँ लंजा, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये तो बस बोलता रहता है और गुस्सा करता रहता है, नक चढ़ा कहीं का। ध्यानचंद जैसे ये सुनता है वो विंग के पास आकर कहते क्या कहा तुमने मुझे, हाँ क्या कहा। तभी विंग कहता है नक चढ़ा नक चढ़ा नक चढ़ा। तभी ध्यानचंद कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो विंग के पीछे भागता है और विंग जो कि अब डाइनिंग टेबल के गोल गोल भाग रहा था और ध्यानचंद उसके पीछे था। विंग बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था और ध्यानचंद गुस्से में उसके पीछे भाग रहा था। ये सीन अभी बहुत ही अच्छा लग रहा था। विंग हंस रहा था, ध्यानचंद उसके पीछे भाग रहा था, याली भी हंस रही थी और वांग जी के चेहरे पर भी स्माइल थी। वांग जी उन्हीं पलों को याद कर रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वो अपनी यादों से बाहर आ जाता है। वांग जी अपने फ़ोन को पिक करता है तो ये कॉल उसके गगा ने उसको किया था। वांग जी कॉल पिक कर कर कहता है हाँ गगा। तभी सिचन कहता है वांग जी तुम ठीक हो ना, कहाँ पर हो तुम। हाँ। तभी वांग जी कहता है गगा मैं अभी हीलिंग सिटी आया हूँ। तभी सिचन कहता है हीलिंग सिटी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तभी वांग जी कहता है यहाँ पर कोई है जो मुझे विंग के बारे में बता सकता है गगा। तभी सिचन कहते हैं वांग जी मैं तुम्हारा क्या करूँ। हाँ तुम अभी तक उसे ढूंढ रहे हो, छोड़ दो, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। वांग जी अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। तभी वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं गगा, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं, वैसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे जवाब चाहिए। वो ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकता है, कैसे। उसने कहा था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और अगर कहीं वो चला गया तो फिर मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। उसने ऐसे क्यों किया। ऐसे कहते हुए वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे और सिचन भी दूसरी तरफ कह रहे थे वांग जी मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो। तभी वांग जी कहता है अब मेरी चिंता मत करिए गगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देख लेना मैं विंग को ढूंढ लूँगा, अब मेरी चिंता मत करिए। तभी सिचन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वो जल्दी मिल जाए। वांग जी कहता है अब वो मुझे मिल जाएगा गगा, मेरा दिल कह रहा है कि अब मुझे विंग मिल जाएगा। सिचन जो कि अपनी आंखों में आंसू लेकर कहते हैं मैं चाहता हूँ ऐसा ही हो वांग जी। वांग जी कहते हैं वो फ़ोन कट कर देता है। अब फाइनली काफ़ी समय बाद वो उस जगह पहुंच गया था जहां उसे पहुंचना था। जो एड्रेस लिली ने उसे दिया था, वांग जी अब उस एड्रेस पे आ गया था और उस एड्रेस पर आते आते लोग उसे पूछते वो आंट शू के घर के सामने खड़ा था। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र कर आया है, उसे देखकर साफ साफ कोई कह सकता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है, बहुत कमज़ोर है, कितने दिन से साथ सोया भी नहीं है। वांग जी अब उन्हीं अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को आगे बढ़ाता है। वांग जी अभी बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, कमज़ोर लग रहा था। वो आंट शू के दरवाजे के पास जाकर डोर को नॉक करता है। जैसे ही वांग जी डोर नॉक करता है, 2 बार नॉक करने के बाद ही आंट शू अब डोर ओपन कर देती है और जैसे ही वो डोर ओपन करती है वो सामने एक शख्स को देखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पेल नज़र आ रहा था। आंट शू कहती है बेटा तुम कौन हो और तुम्हारी हालत। तभी वांग जी कहता है आप आंट शू हो। तभी आंट शू कहती है हाँ मैं ही आंट शू हूँ, क्या हुआ है तुम्हें। तभी वांग जी अपने जेब से जल्दी से विंग की फ़ोटो निकालकर कहता है ये मुझे बताइए ये कहाँ है, प्लीज़ ऐसे कहकर वांग जी नीचे गिरने लगता है। तभी आंट शू से संभालते हुए कहती है बेटा क्या हुआ बेटा। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा थक गया था, आंट शू जल्दी से कहती है लिया जल्दी आओ। लिया जो कि बाहर आती है और कहती है क्या हुआ ग्रैंडमा। तभी
अंशु कहती है ये देखो इसे जल्दी से उठाने में मेरी मदद करो। लिया जो कि वांगजी को देखते रहे, ये कौन है, इसे क्या हुआ? अंशु कहती है पता नहीं, पर ये अचानक से ही बेहोश हो गया। तभी लिया कहती है ये, तभी अंशु कहती है अब इसे देखती ही रहोगी कि मेरी मदद भी करोगी? तभी लिया कहती है हाँ। इतना कहकर वो जल्दी से आकर वांगजी को उठाती है। दोनों वांगजी को उठाकर अब अंदर लेकर आते हैं, उसे बेड पर लेटाते हैं। अंशु वांगजी को देखती है जिसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा पेल नज़र आ रहा था। लिया वांगजी को देखकर कहती है ये पर्सन, ये कौन है और ये अचानक से यहाँ आकर बेहोश हो गया? तभी अंशु वांगजी को देखते हुए कहती है देख नहीं रही तुम, ये कितना पेल है, इसकी हालत ठीक नहीं है और इसके हाथों में ये तस्वीर। तभी ये कहती है तस्वीर, किसकी तस्वीर? तभी अंशु कहती है ये देखो। जैसे ही लिया ये तस्वीर देखती है वो कहती है ये तो विंग। तभी अंशु कहती है हाँ, ये विंग को ढूंढ रहा है। तभी लिया कहती है पर ये विंग को क्यों ढूंढ रहा है? अंशु कहती है अब ये तो हमें यही बता सकता है, तुम जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो। लिया कहती है लिया अब जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन लगा देती है। कुछ समय बाद ही डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं, वो वांगजी को चेक करते हैं, फिर अंशु को कहते हैं चिंता मत करिए, बस इसने कुछ दिनों से अच्छे से कुछ खाया नहीं था, लगातार ट्रैवलिंग करने से, अच्छे से ना सोने की वजह से ये बहुत ज़्यादा थक गया है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है और कुछ दवाइयाँ भी लिख दी हैं, कुछ समय बाद इसको होश आ जाएगा। जब इसको होश आ जाएगा तो आप इसे ये दवाइयाँ खिला दीजिएगा, ठीक है? तभी अंशु कहती है जी आपका शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अंशु वांगजी को ही देख रही थी। फाइनली 2 घंटे बाद वांगजी उठता है और जैसे ही वो अपनी आँखें खोलता है वो अपने आप को एक अनजान सी जगह पर पाता है। जैसे ही वांगजी आँख खोलकर चारों तरफ देखता है और ये एनालाइज करता है कि वो अभी कहाँ है, क्या कर रहा है, उसे सारी चीज़ें याद आ जाती है और वो जल्दी से बेड से उठने लगता है। कहते विंग कहाँ है, ये मैं कहाँ? तभी अंशु जो कि वांगजी के लिए सूप लेकर आ रही थी, कह रही थी, वो वांगजी को देखते हुए कहती है तुम उठ गए? तभी वांगजी कहते हैं आप। तभी अंशु स्माइल करते हुए अंदर आकर और सूप को टेबल पर रखते हुए कहती है अच्छा हुआ तुम उठ गए, चलो अब जल्दी से ये सूप पी लो, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने दवाइयाँ भी दे दी हैं, उसे भी ले लेना, ठीक है? तभी वांगजी कहता है मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, वो तस्वीर वो कहाँ है? तभी अंशु कहती है वो तो मेरे पास ही है बेटा, तुम फिक्र मत करो। तभी वांगजी कहता है प्लीज़ आप मुझे बता सकती है वो तस्वीर वाला पर्सन जो उस तस्वीर में था वो कहाँ है? तभी अंशु कहती है तुम विंग के बारे में जानना चाहते हो? तभी वांगजी कहता है हाँ प्लीज़ मुझे बताइए वो कहाँ है? तभी अंशु कहती है मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, पर पहले जो मैं कह रही हूँ तुम वो करो। वांगजी कहता है क्या? तभी अंशु कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, शायद तुम इसको ढूंढने में तुमने अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा है, पहले कुछ खाओ, दवाइयाँ लो, तब ही मैं तुम्हें बताऊंगी। तभी वांगजी कहता है प्लीज़ मुझे बता दीजिए ना। अंशु कहती है मैं तुम्हें बताने से मना नहीं कर रही, बस इतना चाहती हूँ कि पहले तुम कुछ खा लो ताकि तुम में फिर से एनर्जी आ जाए, ताकि तुम फिर से उसे ढूंढने के लिए निकल सको। ढूंढ ही रहे हो ना उसे? तभी वांगजी कहता है अंशु कहती है ठीक है फिर जल्दी से इस सूप को पियो। वांगजी क्योंकि उस सूप को देखता है और कहता है पर मैं। तभी अंशु कहती है मैंने कहा ना। वांगजी अंशु को देखता है। अंशु अब वांगजी को बेड पर बैठाती है, उसको सूप पीने के लिए देती है। वांगजी पीना तो नहीं चाहता था क्योंकि उसे अभी ही विंग को ढूंढने निकलना था, पर क्या करे, अगर वो ये सूप नहीं पिएगा तो अंशु उसे कुछ नहीं बताएगी, इसीलिए वो सूप पीने लगता है। अंशु वांगजी को देखती रहती है। वांगजी सूप पीकर ख़त्म करता है। अंशु उसे दवाइयाँ देती हैं। फिर वांगजी कहता है अब तो मैंने ख़त्म कर दिया ना, अब प्लीज़ मुझे बताइए प्लीज़। तभी अंशु कहती है ठीक है बता रही हूँ, पर मुझे बताओ तुम कौन हो और उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तभी वांगजी कहता है मैं। तभी अंशु कहती है हाँ, काफ़ी साल बाद कोई आया है मुझसे उसके बारे में पूछने। तभी वांगजी कहता है मैं वांगजी। तभी अंशु कहती है क्या वांगजी, तुम वांगजी हो? तभी वांगजी कहते हैं हाँ, क्या विंग ने आपको मेरे बारे में बताया है? तभी
आंसू कहती है हाँ, एक तुम ही तो थे जिसके बारे में वो मुझे बताया करता था। फाइनली तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। तभी वांगजी कहता है आप मेरा इंतज़ार कर रही हो। तभी आंशु कहती है हाँ, मुझे पता था शायद तुम ज़रूर आओगे मुझसे विंग के बारे में पूछने। मैं पहले से ही तैयार थी पर तुमने बहुत देर कर दी। कहाँ थे तुम? वांगजी कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत लेट हो गया, मुझे पहले आ जाना चाहिए था, पर प्लीज़ अब मुझे बता दीजिए मेरा विंग कहाँ है। तभी आंशु कहती है वो यहाँ से दूर है। वांगजी कहता है कहाँ पर? तभी आंशु कहती है ब्रियल माउंट्स, वो वहाँ पर है। फिर वांगजी कहते हैं क्या सच में विंग वहीं पर है ना? वो वहीं पर है ना? वो मुझे मिल जाएगा ना? तभी आंशु कहती है हाँ वो वहीं पर है। पर तभी वांगजी कहते क्या 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 पर? तभी आंशु कहती है पर वो ठीक नहीं है। तभी वांगजी कहते अब क्या कहना चाहती है? आंशु चूँकि वांगजी को देखती है। अब यहाँ से सीन पलटता है और हमें वांगजी को दिखाया जाता है जो कि विंग को ढूंढने के लिए आगे बढ़ चुका था। उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू थे और वो विंग को की फ़ोटो को देख रहा था और कह रहा था तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अच्छे से पनिश करूंगा, अच्छे से पनिश करूंगा विंग, बहुत अच्छे से पनिश करूंगा। ऐसे कहते हुए वांगजी और ज़्यादा रोने लगा था और विंग को देखते देखते फिर से अपने उन पुराने ख्यालों में खो गया था जहाँ पर वो और विंग साथ में कितने ज़्यादा खुश थे। लेकिन वांगजी को आज भी याद है वो लास्ट समय जब विंग और वांगजी का लास्ट एग्ज़ाम था। जैसे ही विंग और वांगजी ने अपना लास्ट एग्ज़ाम दिया, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि दोनों का ही पेपर बहुत अच्छा गया था। दोनों एक साथ एक कैफ़े में बैठे हुए थे। विंग कह रहा था लिंजा आज कितना अच्छा दिन है ना, चलो बाहर घूमते हैं। तभी वांगजी कहता है नहीं विंग, अभी मुझे घर जाना है, गगा ने आज मुझे जल्दी बुलाया है। तभी विंग कहता है प्लीज़ ना लग लिंजा। तभी वांगजी कहता है विंग प्लीज़ अभी मुझे जाना होगा। तभी विंग कहता है ओके ठीक है चलो चलते हैं, पर हम ज़रूर मिलेंगे ठीक है। तभी वांगजी कहता है दोनों ने एक दूसरे को ये कह तो दिया था पर उन्हें क्या पता था कि ये उन दोनों का ही लास्ट डे था एक दूसरे के साथ मिलने का। क्योंकि जैसे ही वांगजी अपने घर गया उसके अंकल की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जैसे ही वांगजी अपने अंकल को देखता हुआ कहता है अंकल अंकल आपको क्या हुआ? अंकल अंकल। सिचन कहते हैं वांगजी अंकल की हालत बहुत ख़राब है, हमें तुरंत ही अंकल को अब अमेरिका ले जाना होगा। वांगजी कहते हैं क्या अमेरिका? तभी सिचन कहते हैं हाँ तुम्हें पता है ना अंकल कैंसर से जूझ रहे हैं और अब हमें जाना होगा वरना हम अंकल को खो देंगे। तभी वांगजी कहते हैं नहीं गगा आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत बोलिए। तभी सिचन कहते हैं जल्दी से अपने बैग पैक कर लो। वांगजी कहते क्या अभी? तभी सिचन कहता है हाँ हमारे पास वक्त नहीं है, तुम अपना बैग पैक कर लो, तुम्हारे एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गए हैं ना, जल्दी चलो हमें अंकल को अभी लेकर जाना होगा। तभी वांगजी कहते हैं ठीक है काका। इतना कहकर वांगजी जल्दी से जाकर अपने सामान को पैक करता है, वो अपने अंकल के भी सामान को पैक करता है और सभी निकल जाते हैं। वांगजी जो कि विंग को इस बीच 2-3 बार कॉल करता है पर विंग का कॉल नहीं लगता। वांगजी सोचता है कि वो उसे बाद में बता देगा और उसे माफ़ी मांगेगा कि वो विंग को बिना बताए चला गया। वांगजी अपने गगा और अंकल के साथ अमेरिका चला गया और जब वो अमेरिका से वापस आया सब कुछ बदल चुका था। सब कुछ अमेरिका जाने के बाद उसे जब तक उसके अंकल का ट्रीटमेंट हुआ उसे वहीं रहना पड़ा अपने अंकल और काका के साथ, क्योंकि वो अभी उनको अकेला नहीं छोड़ सकता था। इस बीच उसने विंग से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर विंग का नंबर कभी लगा ही नहीं। वांगजी ने बहुत कोशिश की पर कुछ विंग से उसकी बात हो ही नहीं पाई। वांगजी ने सोचा कि शायद वो यहाँ पर है, इस वजह से विंग नाराज़ है,
वो विंग को बिना बताए चला है, इस वजह से विंग नाराज़ है। वो विंग को मना लेगा, वो विंग को बना लेगा। यही सब सोचते हुए वांग जी ने जैसे तैसे वो वक्त गुजारा, और जब वो यहाँ आया सब कुछ बदल चुका था। वांग जी जब वापस आया तो उसे पता चला विंग अब जियान मैंशन नहीं रहता, वो जियान मैंशन छोड़कर जा चुका है। वांग जी को पहले ये सुनकर बहुत बड़ा सदमा लगा। क्या, विंग चला गया? उसने सबसे पूछा क्यों क्यों? तभी उसे किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया। वांग जी सबसे पूछता रहा पर उसे किसी ने कुछ नहीं बताया। फाइनली वांग जी के काफ़ी बार बोलने पर, कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर यानी ने उसे बताया कि विंग ने घर छोड़ दिया क्योंकि विंग को अपनी सच्चाई मालूम चल गई। वांग जी कहते हैं कैसी सच्चाई? अब वांग जी को सब चीज़ें बताती है। उस दिन जब विंग घर लौटा था तब मैडम यू और जियान फेमिया आपस में बहुत लड़ रहे थे। उनके लड़ने की आवाज़ बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। विंग जो कि समझ गया था कि ये लड़ाई उसी की वजह से हो रही है, और इस बीच उसकी मॉम का नाम बहुत बार आया था जिसमें उसकी मॉम को मैडम यू ने बहुत बहुत बुरा भला कहा था। विंग से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो वहाँ चला गया और उसने कहा कि प्लीज़ उसकी मॉम को बीच में ना लाए। तभी मैडम यू ने उस दिन विंग से कहा कि उसकी मॉम की वजह से सब कुछ हुआ है, सब कुछ उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो इस घर में आ गया है, वो अपने हस्बैंड के नाजायज़ बेटे को पाल रही है, उस बेटे को पाल रही है जिसको देखकर उसने हमेशा ही गुस्सा आता है। अपने हस्बैंड की वो फरेबी याद आती है, वो नफ़रत करती है अपने हस्बैंड से, अपने हस्बैंड के इस नाजायज़ बच्चे से और उस घटिया औरत से। और वो नाजायज़ बच्चा कोई और नहीं बल्कि विंग ही था। विंग को उस दिन अपनी असलियत पता चली और विंग के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। विंग एकदम शॉक था। मैडम यू ने उस दिन बताया कि हाँ तुम नाजायज़ हो, इस आदमी का अफेयर था तुम्हारी माँ के साथ, अफेयर था, तुम उसी अफेयर का नतीजा हो, तुम गंदा खून हो, इस इंसान के उस घटिया धोखे का गंदा खून हो। इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी माँ के साथ रहा और तुम्हारी माँ के साथ मिलकर तुम्हें पैदा किया ताकि मैं हमेशा ही तुम्हें देखकर तड़प सकूं। इसका मन नहीं भरा मुझे चीट करने का, तो वो तुम्हें यहाँ ले आया ताकि तुम्हें हमेशा देखकर मैं ये रियलाइज़ कर सकूं कि तुम कौन हो। तभी जियान फेमिया कहते हैं यू बस करो, मैंने तुम्हें पहले ही कह चुका है कि तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी और मैं प्यार सिर्फ चांगसे से करता था। मैंने शादी के बाद बहुत कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि मैं चांगसे को भुला सकूं, पर मुझसे नहीं हो पाया, नहीं भुला सका मैं उसे। पर मैंने कभी भी तुम्हें धोखा देने के बारे में नहीं सोचा। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं एक दिन हद से आगे बढ़ गया था, पर मेरा यकीन मानो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ये अपनी फैमिली को छोड़ूंगा। तुम जानती हो ना, और इसमें विंग की बिल्कुल भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। तुम उसे प्लीज़ कुछ मत कहो, प्लीज़ उसे कुछ मत कहो। तभी मैडम ये कहती क्यों ना कहूँ, यही है वो फसाद की जड़, यही है। ऐसे कहते हुए मैडम यू विंग की तरफ घूरती है। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे वो मैडम यू की तरफ देखता है और फिर जियान फेमिया की तरफ। याली और जियान चैंग भी वहाँ आ चुके थे और उन्होंने भी सब सुन लिया था। विंग कहता तो इस वजह से आप मुझसे नफरत करती हो? तभी मैडम यू कहती है हाँ करती हूँ और ज़िंदगी भर करती रहूँगी। तुम्हें रोज़ देखकर मेरा दिल कितना जलता है ना, कितनी तकलीफ़ होती है मुझे, ये मैं ही जानती हूँ। तुम्हें रोज़ देखना मेरे लिए मौत से कम नहीं है। विंग कहता है ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैडम जैसे कि सुनती है वो कहती क्या सच में? तभी विंग कहता है हाँ आप यही चाहती हो ना। तभी मैडम कहती है बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी अगर तुम यहाँ से चले जाओगे, कम से कम मैं रोज़ तिल करके मरूंगी तो नहीं ना। हाँ तो मैं देख कर हमेशा मुझे उस चांगसे की याद आती है, अपने पति का वो धोखा याद आता है। चले जाओ मेरी नज़रों के सामने से, इस घर से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ, निकल जाओ हमारी लाइफ से, पूरी तरीके से निकल जाओ, छोड़ दो मुझे।
विंग जो कि उस समय बहुत 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 ज़्यादा टूट गया था, पूरा ब्रोक हो गया था। जैन फेमा कहते हैं विंग विंग सुनो, पर विंग कहता है बस, और मुझे कुछ नहीं सुनना है। जितना मुझे सुनना था, जानना था, उतना मैं सुन और जान चुका हूँ डैड। इतना कहते हुए विंग जैन फेमा की तरफ देखता है। विंग आज कितना ज़्यादा हर्ट है ये बात सुनकर जैन फेमा अच्छे से जानते थे। विंग उसी दिन अपना सामान पैक करता है और घर से निकलने लगता है। यानली विंग को रोक दे, कहती है विंग कहाँ जा रहे हो? विंग रुको, ऐसा मत करो। जैन से कहता है विंग पागल मत बनो, कहाँ जाओगे तुम? तभी विंग दोनों की तरफ देखता है और कहता है आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा ही मुझे बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। जजे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। चैंग मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, कभी कह नहीं पाया पर सच में बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। चैंग जैसे ये सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो कहता है विंग, तभी विंग कहता है अब मेरा वक्त आ चुका है यहाँ से जाने का, हर चीज़ के लिए शुक्रिया जो भी तुम दोनों ने मेरे लिए किया, पर अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता, मैं और सबको तकलीफ़ नहीं दे सकता, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर विंग वहाँ से भाग जाता है। चैंग उसके पीछे जाता है पर विंग कहता है प्लीज़ चैंग, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे अपना भाई मानते हो, तो तुम मेरे पीछे नहीं आओगे, कभी नहीं आओगे। इतना कहकर विंग वहाँ से चला जाता है और चैंग अपनी ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, यानली की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, और जैन फेमा भी, वो भी अपने बेटे को, अपने प्यारे बेटे, अपने लवर के आखिरी निशाने को अपने आंखों के सामने जाता हुआ देख रहे थे। वो आखिरी दिन था जब सबने विंग को देखा था। वांग जी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। वो कहते हैं विंग कितना टूटा होगा, कितना दर्द में होगा वो। यानली कहती है हाँ तुम यहाँ नहीं थे, तुम थे, अगर तुम होते तो तुम उसे नहीं जाने देते, वो नहीं जाता। तुम वांग जी कहता मुझे होना चाहिए था ना जजे। तभी यानली कहती तुम्हारी भी गलती नहीं है, पर अब तुम आ गए हो ना, प्लीज़ उसे वापस लेकर आ जाओ, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, प्लीज़ उसे वापस लेकर आ जाओ। वांग जी कहता है हाँ मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। इतना कहते हुए वांग जी वहाँ से चला जाता है, पर उसे ये क्या पता था कि विंग को ढूंढना अब उसके बस में नहीं है। जो वो पहले करता था, विंग को चुटकियों में ढूंढ लेता था, क्योंकि उसे पता था विंग कहाँ हो सकता है। पर इस बार विंग कोई रूठ के नहीं गया था, विंग ने अपना घर छोड़ दिया था, और इस बार वो सबकी ज़िंदगी से बहुत बहुत दूर चला गया था। इतना दूर कि अब वांग जी भी विंग को ढूंढ नहीं पा रहा था। वांग जी क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो जहाँ विंग को ढूंढ पा सकता था वहाँ गया, पर उसे विंग कहीं नहीं मिला। उसने जगह जगह शहर विंग को बहुत ढूंढा, पर विंग उसे कहीं नहीं मिला। विंग को ढूंढते ढूंढते ही वांग जी को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। इस बीच वांग जी ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। हाँ उसके अंकल का भी प्रेशर था कि वो विंग के पीछे इतना पागल कैसे हो सकता है, उसे अपने आगे जाके अपना लैंड कॉर्पोरेशन भी संभालना है। वांग जी ने अपने अंकल की बात मानी, वो अपने अंकल की बात को टाल नहीं पाया, पर उसने विंग को ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। उसने अपनी एजुकेशन पूरी की, अपनी लैंड कंपनी को संभाला अपने काका के साथ मिलकर, पर अब वो और ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसे विंग चाहिए। जो उसके अंकल चाहते थे वो उसने कर दिया है, और अब वो तभी वापस जाएगा अपने घर। वांग जी ने भी घर छोड़ दिया, ये कहते हुए कि अब वो तभी वापस आएगा जब उसे विंग मिलेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो विंग को कभी नहीं ढूंढ पाएगा, कभी नहीं, और वो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया, और अब वो जगह जगह विंग को ढूंढ रहा है। वांग जी के अंकल उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन सिचन वो समझ सकता है वांग जी की फीलिंग, वांग जी के अंदर क्या चल रहा है, इसीलिए उसने वांग जी को खुली छूट दी है कि वो जब चाहे, जितने दिनों तक, जितने महीने सालों तक चाहे विंग को ढूंढे। वांग जी जब तक चाहता है वो तब तक विंग को ढूंढे, जब तक उसे विंग मिल नहीं जाता सिचन उसका पूरा सपोर्ट करेगा। इसीलिए वांग जी आज विंग को ढूंढने जा रहा है, वहाँ जहाँ
आंट शू ने कहा, और आंट शू ने उसे एक ऐसी बात भी कही जिसे याद कर कर वांग जी का दिल बहुत बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, बहुत ज़्यादा। फाइनली काफ़ी लंबे समय के बाद वांग जी पहुंच गया वेरियर माउंट्स, पहाड़ों के बीच की जगह जहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं होते। चारों तरफ बस कुदरत के नज़ारे थे। बहुत शांत सा माहौल था। उसी शांत से माहौल के बीचों बीच एक घर था, बहुत ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, बहुत ही प्यारा सा। और उस घर के अंदर ही शायद वो शख्स है जो वांग जी को चाहिए। वांग जी यही सब सोच रहा था। तो ड्राइवर कहता है सर, तभी वांग जी कहता है अब तुम यहाँ से जाओ। ड्राइवर कहता है क्या? तभी वांग जी कहता है यहाँ से जाओ। ड्राइवर जो कि अब सीधा कार लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो अब वांग जी से और कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसे पता अगर वो कुछ कहेगा तो फिर वांग जी उस पर गुस्सा करेगा, और वो नहीं चाहता कि वांग जी उस पर गुस्सा करे। वांग जी अब आगे बढ़ता है। उसके कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, बहुत ज़ोरों से, बहुत बहुत ज़्यादा ज़ोर से। धीरे धीरे वो फाइनली अब पहुंच गया डोर के पास। उसने डोर नॉक किया। जैसे ही वांग जी ने डोर नॉक किया, घर के अंदर जो पर्सन बैठा हुआ था वो चौंक गया। लिटरली वो पर्सन चौंक गया, क्योंकि पहली बार उसके डोर पर कोई नॉक कर रहा है। कोई यहाँ आ सकता है, उसकी डोर को नॉक कर सकता है। विंग कहता है यहाँ कौन आया? क्या आंट शू आई है? विंग यही सोच रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से तो आंट शू ही है जो यहाँ का पता जानती है कि विंग यहाँ है। विंग यही सोचता है और आगे बढ़ता है और दरवाज़ा खोलते हुए कहता है बहुत दिनों बाद आई है आप आंट शू। जैसे ही ये बोलता है वो रुक जाता है, क्योंकि सामने आंट शू नहीं थी, एक पर्सन था जिसकी आंखों में आंसू थे। हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और विंग को देखकर वो पर्सन अपनी ही जगह पर फ्रीज था। विंग जैसे ही उस पर्सन को देखता है वो कहता है लंजा। जैसे ही विंग ये कहता है वांग जी कहते विंग, इतना कहकर वो सीधा विंग से लिपट जाता है। विंग को टाइटली जितना हो सके उतना टाइटली हक कर लेता है। विंग एकदम चौंक जाता है। विंग कहता लंजा। वांग जी जो कि विंग को टाइटली हक करता कहते तुम फाइनली मुझे मिल गए तुम मुझे विंग, मिल गए तुम मुझे मिल गए विंग, मुझे फाइनली तुम मुझे मिल गए विंग, तुम मुझे मिल गए। वांग जी को ऐसे रोता हुआ देखकर, इतने दिनों बाद उसे देखकर विंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो वांग जी को हक बैक करता और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो लंजा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वांग जी कहते क्या कर रहा हूँ? इतना कहकर वो विंग को थोड़ा सा खुद से दूर करता कहता है तुमने ऐसा क्यों किया विंग? क्यों किया? तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों आ गए? हाँ, क्या तुम्हारी नज़रों में मैं कुछ नहीं हूँ विंग? वांग जी जैसे ये कहता है विंग कहते लंजा, पर तभी वांग जी कहते क्यों किया तुमने? क्यों छोड़कर आए तुम मुझे वहाँ? हाँ, तुमने मुझे अपनी खबर तक नहीं दी, ऐसे क्यों किया? ऐसे क्यों किया विंग? ऐसे क्यों किया? विंग कहता माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहता था कि मेरी असलियत जानकर तुम मुझसे नफरत करो। तभी वांग जी कहते कौन सी असलियत? हाँ, यही कि तुम चार फैमिली के नाजायज़ बच्चे हो। तभी वो विंग ये सुनता है, वांग जी से कहता तुम्हें पता? तभी वांग जी कहते हैं हाँ मुझे पता है, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि इतनी सी चीज़ जानकर मैं तुमसे नफरत करूँगा? नफरत? विंग कहता है सिर्फ ये वजह नहीं है वांग जी, एक और है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो विंग को देखते हुए कहता है यही ना कि तुम ज़्यादा समय के लिए जी नहीं पाओगे। जैसे ही वांग जी कहता है विंग मुड़कर वांग जी को देखता है। विंग कहता है तो तुम्हें? वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे वो कहता है तुमने मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बता दिया विंग।
जैसे ही विंग को वांग जी ये बोलता है, वांग जी वो फ्लैशबैक याद करता है जब अंशु ने उसे कहा था वो बच्चा बहुत दर्द में है, बहुत दर्द में, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, उसे जाओ, उसके पास जाओ, उसकी बची हुई ज़िंदगी में उसका साथ दो, उसे खुश रखो प्लीज़। वांग जी कहते हैं आप ये क्या कह रही हैं। तभी अंशु कहती है विंग के पास ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है वांग जी। इतना कहकर वो एक रिपोर्ट वांग जी के आगे रख देती है। ये विंग की ही रिपोर्ट थी जो उनके पास रह गई थी। वांग जी जब उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग को एक बीमारी थी, विंग को ट्यूमर था, और जिस वजह से विंग अब ज़्यादा समय के लिए ज़िंदा नहीं रहने वाला है। वांग जी जैसे ही उसे पढ़ता है, विंग के बारे में जानता है, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो अपने घुटनों पर आ जाता है और कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, अब कह दीजिए ये झूठ है, प्लीज़ कह दीजिए ये झूठ है, ये फेक है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अंशु कहती है मैं भी चाहती थी कि ये झूठ निकले, पर ये सच है बेटा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं बस तुमसे इतना कह सकती हूँ कि उसके पास जितना समय बचा है, प्लीज़ उस समय में तुम उसके साथ रहो, उसे खुश रखो। उसने बहुत तकलीफ़ झेली है, तुम्हें पता है, जब वो यहाँ आया था वो बहुत टूटा हुआ था। मैंने उसे संभाला, उसने मुझे कहा कि उसे वहीं जाना है जहाँ उसकी माँ रहा करती थी, ब्रियन मार्ट्स। उसकी माँ वहीं रहा करती थी और उसने वहीं दम तोड़ा था, और वो भी शायद वहीं दम। तभी वांग जी कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मेरे विंग को कुछ नहीं होगा, मेरे विंग को कुछ नहीं होगा। तभी अंशु कहती है मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, पर अब बहुत देर हो चुकी है, अब बस तुम उसके आखिरी समय में उसका साथ दे सकते हो, उसके साथ रह सकते हो, उसे खुश रखने की कोशिश कर सकते हो, पर अब तुम कुछ नहीं कर सकते वांग जी। वांग जी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा प्लीज़ मत करिए। अंशु कहती है मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। प्लीज़ तुम अब उस बच्चे का ख्याल रखना, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। इतना कहते हुए अंशु एक पेपर आगे बढ़ाकर वांग जी को विंग का एड्रेस दे देती है। विंग जब ये सुनता है तो वो कहता है मैंने मना किया था उन्हें, मैंने उन्हें कहा था कि एक बावला सा पर्सन मुझे ढूंढते हुए आएगा और वो उसे कुछ ना बताए, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तभी वांग जी विंग के पास आकर कहते क्यों वो तुम्हारी बात मानती, ताकि तुम अकेले घुट घुट कर अपनी आखिरी सांस लेते, हाँ मुझे छोड़कर चले जाते, ताकि मैं तड़प तड़प के मर जाता। तभी वांग जी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं लंचा। तभी वांग जी कहता है बोलने दो मुझे, हाँ तुम तो बड़ी आराम से मौत चाहते हो ना, है तो कोई तुम्हें ढूंढे ना, तुम यहाँ आराम से चले जाओ सबको छोड़कर, अब मैं वहाँ तुम्हें ढूंढ कर तड़प तड़प कर मर जाओ, क्यों ये चाहते थे ना तुम। विंग कहता है नहीं लंचा मैं ऐसा। वांग जी जो कि विंग को पकड़ता और कहता है तुम बहुत बुरे हो विंग, तुम बहुत बुरे हो, मैं नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। विंग जो कि वांग जी को देखता है और कहता है पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंचा, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें हर्ट हो, तुम एक ऐसे पर्सन के साथ रहो जो खुद नहीं कब तक रहने वाला है उसे खुद नहीं पता। मैं चाहता था तुम्हारी लाइफ में कोई और है जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी बिताओ। तभी वांग जी कहता नहीं चाहिए मुझे कोई और, जिससे मेरा विंग चाहिए, मेरा विंग चाहिए। इतना कहकर वो विंग को फिर से हक कर लेता है और यहाँ से कुछ समय बीत जाता है। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। विंग कहता है लंचा तुम्हें चले जाना चाहिए। तभी वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब जो भी होगा हम दोनों साथ देखेंगे विंग, और हाँ अब तुम्हें वापस लौटना होगा। हाँ विंग कहता है नहीं मैं यहीं। तभी वांग जी कहता है अब तुम बिल्कुल भी अपनी मनमानी नहीं करोगे विंग, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, पर अब बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते भी हो बहुत से पर्सन हैं जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारी राह तक रहे हैं। एक पर्सन की वजह से तुमने अपने कितने चाहने वालों के दिल दुखाए हैं विंग, कि तुम्हें अंदाज़ा भी है। तुम्हारी जेजे वो कितनी परेशान है तुम्हारे लिए, अभी तक
चान चैंग वो कितना परेशान है, वो भी तुम्हें अभी तक ढूंढ रहा है, पर तुमने उसे कहा था मेरे पास मत आना, मुझे मत ढूंढना। हमेशा पूछता रहता है, वांग जी तुम्हें विंग मिला, वांग जी तुम्हें विंग मिला। तुम्हारे फादर जैसे ही वांग जी कहता है विंग, तुम क्या कह रहे हो लंजा, मैं हमारी शादी नहीं हो सकती। तभी वांग जी कहते क्यों नहीं हो सकती। विंग कहते क्योंकि मैं मैं जल्दी मरने वाला हूँ। तुम्हें किसी ऐसे पर्सन से शादी करनी चाहिए जिसके साथ तुम एक लंबी ज़िंदगी जी सको। तभी वांग जी कहता है नहीं जीनी मुझे लंबी ज़िंदगी, मुझे सिर्फ मेरा विंग चाहिए। तुम्हारे साथ मुझे 2 पल भी नसीब हो जाए ना, वही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे नहीं चाहिए कोई और, मुझे सिर्फ तुम चाहिए विंग। प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ अब मुझे छोड़कर मत जाओ। इतना कहकर वांग जी अपने घुटने पर आ जाता है। जैसे ही वांग जी ये करता है, विंग वांग जी के पास भाग कर आता है, उसे गले से लगाकर कहता है प्लीज़ लंजा मेरे लिए सब कुछ मुश्किल मत करो। वांग जी जो कि विंग को हक बैक करता कहता है तुम भी मेरे लिए मुश्किल मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। अगर मैं तुमसे दूर गया तो मैं उसी वक्त मर जाऊँगा। तभी विंग कहता है ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो वांग जी। वांग जी कहता है तो प्लीज़ मेरे साथ चलो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग फिर क्या कहता है ठीक है लंजा। इतना कहकर वो वांग जी को और टाइटली हक कर लेता है और वांग जी भी विंग को हक कर लेता है। फाइनली 2 दिन के बाद जियान मैंशन के का बेल बजता है। बेल बजते ही यान ली जो कि वहीं पर थी वो अब कांच पर से उठती है और सीधा जाकर डोर ओपन करती है। और जैसे ही वो डोर ओपन करती है, सामने वाले पर्सन को देखकर वो एकदम चौंक जाती है। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि सामने उसका वही छोटा सा भाई खड़ा था जो कि उसे कई साल पहले छोड़कर चला गया था। याली जो कि कहती विंग। जैसे ही याली ये कहती है, चैंग जो कि वहीं पर आ चुका था उस याली की आवाज़ सुनकर अब दरवाजे की तरफ देखता है और वो भी चौंक जाता है क्योंकि विंग उनके सामने था वांग जी के साथ। याली कहती तुम ही हो ना। तभी विंग कहता है हाँ जी ये मैं हूँ आपका विंग। जैसे विंग ये कहता है याली तुरंत ही विंग को गले से लगाते और कहते तुम आ गए खाते तुम विंग। विंग जैसे ही अपनी बहन को ऐसे रोते हुए देखते हैं, वो उनको गले से लगा कर कहते हैं जी प्लीज़ चुप हो जाइए। जैसे विंग के कहते हैं याली विंग से दूर होती है और उसे चाटा मारते हुए कहती है हाँ खाते तुम, हाँ तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है ना हमारी, इतने सालों बाद याद आई हमारी तुम्हें, खाते तुम ऐसे ही कहकर याली विंग को पूरा झंझोड़ देती है। विंग जो कि याली से कहता है माफ़ कर दीजिए। चैंग जो कि वहाँ आ चुका था और वो विंग को देखते हुए कहता है विंग कहता है चैंग। तभी चैंग तुरंत ही विंग को गले से लगाता और कहता है तुम आ गए तुम फाइनली आ गए विंग, तुम आ गए। तभी विंग चैंग को गले से लगाते हुए कहता है हाँ मैं आ गया चैंग। तभी चैंग विंग से दूर होकर कहता है
फाइनली तुम आ गए। विंग विंग डैड की हालत बहुत ख़राब है, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। तभी विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलो। तभी चेंग कहता है चलो मेरे साथ। इतना कहकर चेंग विंग को अपने साथ ले आता है। विंग जो कि अब वहाँ आ चुका था जहाँ जान फेमिया बेड पर लेटे थे। जान फेमिया बेड पर लेटे थे, उनके बॉडी में बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी। विंग ये देखता है और उसका दिल दहल जाता है। ये सब क्या हो गया, उसकी वजह से ये सब क्या हो गया। विंग जो कि धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता है और कहता है डैड। जैसे ही विंग ये कहता है जान फेमिया अपनी आंखें खोलते हैं और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं और उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो कहते विंग जैसे ही जान फेमिया की आवाज़ सुनते हो कहते जान फेमिया अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। जैसे वो ऐसा करते हैं विंग तुरंत ही उनके हाथों को पकड़कर उन्हीं के पास बैठ जाता है। जान फेमिया कहते हैं तुम ही हो ना, तुम सच में हो ना विंग। तभी विंग कहता है हाँ डैड मैं आ चुका हूँ। ये सब कैसे हो गया डैड। तभी जान फेमिया कहते तुम आ गए। विंग कहते माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी जान फेमिया कहते नहीं ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हो, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी लाइफ को कैसा बना दिया, सब मेरी गलती है। तभी विंग कहता है नहीं डैड आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। इतना कहते हुए वो जान फेमिया का हाथ पकड़ कर रोने लगता है। जान चेंग जो कि वांग जी को देखता और कहता है तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया वांग जी। वांग जी जो कि चेंग को देखता है और कहता है मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी चेंग कहता है हाँ कहो, तुम्हें क्या कहना है, तुम जो चाहे वो मुझसे कह सकते हो। तभी वांग जी कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी चेंग कहते हैं कहो। तभी वांग जी कहता है यहाँ नहीं। तभी चेंग कहता है ठीक है। चेंग और वांग जी दूसरे कमरे में आ जाते हैं और वांग जी विंग के बारे में सारी बातें चेंग को बताता है। और जैसे ही चेंग सारी बातें सुनता है वो उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। वो सीधा सामने वाली चेयर पर गिर जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही वांग जी ये कहता है चेंग एकदम हक्का बक्का रह जाता है। वांग जी कहता है यही सच है, मैं चाहता हूँ, मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ मैं चाहता हूँ मैं विंग के आखिरी वक्त तक उसके साथ रहूँ, उसका हस्बैंड बनकर। प्लीज़ मेरी शादी विंग से करवा दीजिए। याली जो कि बाहर खड़ी सारी बातें उसने सुन ली थी, वो अंदर आकर कहती है मेरे विंग के साथ ये क्या हो गया। तभी वांग जी कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं विंग को कुछ ना होने दूँ। याली जो कि वांग जी को देखती है और कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अब तुम ही हो जो विंग को खुशी दे सकते हो। वांग जी याली को देखता है। अब कुछ समय बाद विंग जो कि अपने डैड के पास था उनसे बातें कर रहा था। जान फेमिया कहते हैं तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, वो भी ऐसी ही थी, उसकी भी स्माइल तुम्हारे जैसी थी, बहुत प्यारी सी। तभी विंग कहता है मुझे पता है, मैंने उनकी फ़ोटो देखी, वो घर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तभी जान फेमिया कहते हैं हाँ तुम्हें पता है उसने वो घर कितने ज़्यादा दिल से बनाया था, उसे हमेशा से वैसा ही घर चाहिए था, छोटा सा प्यारा सा, चारों तरफ सिर्फ हरियाली, वहाँ पे बहुत सुकून मिलता था उसे। विंग कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, वहाँ पर बहुत सुकून है। जान फेमिया कहते हैं मैं खुश हूँ कि कम से कम तुम जहाँ थे वहाँ खुश थे। तभी ऐसा कहते हुए जान फेमिया विंग के सर पर हाथ फिराते हैं, विंग भी खुश होता है। तभी वहाँ एक पर्सन आता और कहता है बस बहुत हुआ, अब अपनी दवाई ले लीजिए। जैसे ही विंग ये आवाज़ सुनता है वो पीछे मुड़कर देखता है तो सामने मैडम यू थी। मैडम यू जो कि विंग को देखती है पर वो उसे इग्नोर कर देती है। विंग को मैडम यू से ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और सीधा खड़े होते हुए कहा डैड मैं आपसे बाद में मिलने आऊँगा। इतना कहते हुए बाहर चला गया। मैडम यू जो कि अब जान फेमिया के पास आई, वो कहा अपनी दवाई ले लीजिए। तभी जान फेमिया मैडम यू की तरफ देखते हैं पर कुछ नहीं कहते।
इधर दूसरी तरफ यानली, चैंग, वांगजी, शी चैन और वांगजी के अंकल चारों एक साथ बैठे हुए थे और सबके बीच में सारी बातें हो चुकी थी, जहाँ पर अंकल कुरैन भी मान चुके थे। अंकल कुरैन कहते हैं, मैंने कभी नहीं चाहता कि ये सब हो जाए। हाँ, मुझे विंग पर थोड़ा सा गुस्सा आता था क्योंकि वो बस शैतान था और मैं हमेशा से रूल्स और रेगुलेशन के बीच रहा हूँ, पर मैंने कभी नहीं चाहता उस बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो। वांग जी, अगर तुम ये चाहते हो तो मुझे इससे ऐतराज़ नहीं है। सिचन, जो कि वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, तुम ठीक हो ना? वांग जी कहते हैं, हाँ काका, मैं ठीक हूँ। तभी चैंग कहते हैं, ठीक है, तो फिर मैं डैड से बात करके विंग और वांग जी की शादी 2 दिन बाद ही करा दूँगा। तभी वांग जी कहता है, 2 दिन बाद नहीं, कल। तभी चैंग जी कहते, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, मैं कल ही विंग से शादी करना चाहता हूँ, मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहता। तभी याली कहती है, पर 2 दिन। तभी वांग जी याली की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं कल ही विंग से शादी करूँगा। वांग जी जब ये कहता है तो याली कहती है, ठीक है। विंग, जो कि वहाँ आ चुका था, वो कहता है, क्या? तभी सारे विंग की तरफ देखते हैं। विंग कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो लंजा? तभी वांग जी सीधा विंग के पास आकर कहता है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ विंग, कल हमारी शादी है। विंग कहता है, पर। तभी वांग जी कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते? तभी विंग कहता है, चाहता हूँ, पर ये बहुत जल्दी। तभी वांग जी कहता है, बहुत लेट। विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, जल्दी नहीं विंग, लेट। तुम्हें पता है ना, ये जल्दी नहीं, ये बहुत लेट है विंग। विंग तो कि अब कुछ नहीं कह पाता और बाकी सब भी बस दोनों को देखते रहते हैं। अंकल कुरैन और शिचैन भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते, वो बस विंग को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, वो कुछ क्या कहे, तसल्ली दे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये अच्छा नहीं रहेगा। वो कुछ नहीं कहते। कुछ समय बाद ये बात मैडम यू को भी पता चल जाती है और जब मैडम यू ये सुनती है वो एकदम चौंक जाती है कि क्या क्या सच में भी? वो ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि क्या सच में जान फैमिया को कोई कुछ नहीं बताता, क्योंकि उनकी हालत पहले ही से ही बहुत ख़राब थी और वो विंग के बारे में बताकर उनकी हालत को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन हाँ, विंग और वांग जी की शादी के बारे में जान फैमिया को बता दिया गया था। जान फैमिया थोड़े से हैरान और परेशान तो थे कि इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो उनका बेटा आया है, क्या वो कुछ समय और वहाँ नहीं रह सकता? इतनी भी क्या जल्दी है? पर वो कुछ नहीं कहते। अगर विंग ये चाहता है तो यही सही, वो विंग के खिलाफ अब नहीं जाना चाहते, इसलिए वो कुछ नहीं कहते। एक ही दिन में सारी तैयारी हो चुकी थी और अब वक्त आ चुका था विंग और वांग जी की शादी का। विंग और वांग जी की ड्रेस भी आ चुकी थी, जो शायद वांग जी कब से डिसाइड करके रखी हुई थी। यानी विंग को अब वो आखिरी चीज़ यानी कि उसका वेल पहनाते हुए कहती है, ये काफ़ी सुंदर ड्रेस चूज़ किया वांग जी ने। तभी विंग कहता है, हाँ, लंजे की पसंद हमेशा से बहुत अच्छी रही है। तभी यानी विंग को देखते हुए कहती है, वो तो मैं हमेशा जानती थी कि उसकी पसंद बहुत अच्छी है। इतना कहते हुए वो विंग को देखकर विंग करती है। तभी विंग कहता है, जे आप भी ना, आप कब से ये करने लग गई? तभी याली कहती है, जब से मेरा छोटा भाई ये गया, अब मुझे उसकी कमी पूरी करनी पड़ी, तो मैंने कभी कभी खुद भी ये चीज़ की जो मेरा भाई करता था, मुझे तंग करना, ऐसी चीज़ें करना। मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया विंग। विंग कहता है, मैंने भी बहुत मिस किया आपको जेजे। याली विंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप जो भी हो सब अच्छा हो। इतना कहकर यानी कि आंखों में आंसू आ चुके थे। विंग यानी कि आंखों के आंसू पोंछता कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और प्लीज़ ऐसे रोकर मुझे हर्ट मत कीजिए। मुझे पता है ना, आपको पता है ना, मुझे आपको रोते हुए देखना पसंद नहीं। याली कहती, ठीक है। ऐसे कहते हैं वो उठती है और विंग को देखते हुए कहती है, बहुत सुंदर लग रहे हो, ये वाइट कलर की ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। विंग कहता है, मुझे भी ड्रेस बहुत पसंद है। तभी यानी कहती है, अब चलो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। विंग कहता है, चलिए। अब यानी विंग को बाहर लेकर जाती है, जहाँ पर फाइनली विंग स्टेज पर आता है। जान फैमिया जो कि बीमार थे, लेकिन तब भी उनकी ज़िद थी कि अगर विंग शादी कर रहा है तो वो
जैसे ब्राइड के फादर उसे लेकर जाते हैं, वो भी विंग को लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि विंग तो अपनी शादी में एज अ ब्राइड बना है ना, तो वो भी विंग को लेकर जाना चाहते हैं, ये रस्म निभाना चाहते हैं। सब कह रहे थे कि वो ठीक नहीं है, पर फिर भी विंग अपने डैड को इस चीज़ के लिए हाँ कह देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ये चाहता था और शायद उसे ये मौका मिलेगा भी नहीं। इसीलिए जियान फेमा भले ही बीमार हो, पर फिर भी वो विंग के हाथों को पकड़ते हैं, उसे स्टेज पर लेकर जाते हैं और वांग जी की तरफ आगे बढ़ते हुए विंग का हाथ वांग जी के हाथों में दे देते हैं और वांग जी से कहते हैं कि अब वो विंग का हमेशा ख्याल रखेगा। वांग जी भी हमें अपना सिर लाता है और विंग को स्टेज पर लेकर आता है और दोनों ही अपने वेडिंग बॉल्स लेते हैं, एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी रहने का की कसम खाते हैं। वांग जी तो खा लेता है, पर विंग जब ये कसम खा रहा था वो वांग जी की तरफ देख रहा था, उसकी आंखें नम थी, उसे पता था ज़िंदगी भर उसकी ज़िंदगी कितनी कम है, शायद वो वांग जी की पूरी ज़िंदगी भर उसके साथ नहीं रह सकता, पर जितना भी रहेगा वो पूरी कोशिश करेगा कि वो अपनी शादी को अच्छे से निभा पाए। इतना सोचकर भी स्माइल कर कर अपनी वो कसम लेता है और वांग जी भी अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा विंग, तुम मेरे हो और मैं अब तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि अब तुम अपनी सारी तकलीफ़ भूल जाओगे। इतना कहते हुए वांग जी विंग को देखता है। दोनों की शादी कंप्लीट होती है और अब दोनों अपने वेडिंग चैम्बर में थे, जहाँ पर विंग वांग जी को टीज़ करते हुए कह रहा था, वैसे लंचा क्या तुम्हें वो सब आया, तुमने कुछ सीखा, कि तुम अभी भी अनपढ़ हो? तभी वांग जी कहता है विंग, तभी वहाँ विंग कहता है कोई था जो कोई इशारा भी नहीं समझ सकता था कि तुम अब भी वैसे हो। तभी वांग जी विंग के करीब आता है और कहता है आजमा कर देख लो। तभी विंग कहता है लगता है तुम कुछ सीख गए हो। वांग जी कहता है कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखा हूँ और अब मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो भी मैंने सीखी है, तुम्हें पनिश भी तो करना है मुझे। विंग जैसे ये सुनता है वो कहता है लंजा तो तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड। तभी वांग जी कहता है अभी तुमने मुझे देखा कहाँ है। इतना कहकर वो विंग को बेड पर पिन कर देता है। विंग के ऊपर आकर कहता है अब बताता हूँ तुम्हें, बहुत परेशान किया ना तुमने मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता लंजा रुको। तभी वांग जी कहता है रुकने का वक्त नहीं है विंग, अब ये वक्त है कुछ करने का। इतना कहते हुए वांग जी विंग को देखता है और कहता है आज अपनी आंखें बंद नहीं करोगे। तभी विंग कहता है आज करूँगा तो तुम करोगे। तभी वांग जी कहता है आज तो बहुत कुछ करूँगा विंग, और सच बताऊँ उस टाइम भी मैं समझ जाता था कि तुम क्या चाहते हो, पर उस टाइम तुम्हें किस करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। विंग कहता है क्या सच में? तभी वांग जी कहता है हाँ, मैं बहुत घबरा जाता था, नर्वस हो जाता था, इसलिए कुछ नहीं करता था। विंग कहता है लंजा तुम भी ना, मैं तुम्हारा ही तो था। वांग जी कहता है और आप तुम पूरी तरीके से मेरे हो और आज तुम चिंता मत करो, आज मैं वो सब करूँगा जो भी तुम चाहते हो। विंग जी कह ऐसी ही बातें सुनकर विंग कहता है लंजा तुम। तभी वांग जी कहता है अब बातें बंद कर अपना काम स्टार्ट कर देता है। सीधा वांग जी विंग के लिप्स को ग्रैब कर लेता है और उनकी वो नाइट बहुत रोमांटिक जाती है। नेक्स्ट डे विंग की हालत बहुत ख़राब थी, जिसमें वो वांग जी से कह रहा था लंजा तुमने ये सब कहाँ से सीखा, तुम इतने वाइल्ड भी हो सकते हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मेरा इनोसेंट तो लंजा कहाँ गया वो। विंग नाटक कर रहा था और विंग का ऐसा नाटक देखकर वांग जी को बहुत हंसी आ रही थी। उसने विंग को अपनी बाहों में उठाया, विंग को ले जाकर फ्रेश करवाया, क्योंकि विंग से तो चला नहीं जा रहा था। विंग को फिर फ्रेश करवा कर अपने हाथों से उसे फीड भी करवाया। फिर वो दोनों अपने हनीमून के लिए निकल गए। विंग कहता है लंजा बहुत जल्दी हो रही है। तभी वांग जी कहता है नहीं विंग बहुत लेट हो रहा है। वहाँ विंग कहता है पर शादी के अगले दिन ही हम हनीमून पर आ गए। तभी वांग जी कहता है मैं आना चाहता था, तुम हमेशा कहते थे ना कि शादी के बाद मैं तुम्हें पेरिस ले आऊँ, देखो मैं तुम्हें पेरिस ले आया। विंग कहता है बहुत सुंदर है ये। वो अपने सामने उस आईफिल टावर को देख रहे थे जो कि अभी रात के समय बहुत चमक रहा था। वांग जी कहता है
पर तुमसे ज़्यादा नहीं। विंग जैसे ये सुनता है वो शर्मा जाता है और कहता है लंजा तुमने ये सब कहाँ से सीखा। वांग जी कहता है मैंने ये कहीं से सीखा नहीं है विंग, पर ये बात सच है, तुम बहुत सुंदर हो, इससे भी ज़्यादा, इससे इससे बहुत ज़्यादा। वांग जी जैसे ये कहता है विंग कहता है लंजा तुम भी ना। कहता कहकर विंग शर्मा जाता है। दोनों का वहाँ वक्त बहुत अच्छे से बीत रहा था। विंग वांग जी के साथ बहुत फ़ोटोज़ लेता है। विंग एक दूसरे के साथ बहुत फ़ोटोज़ लेते हैं, कभी सनसेट के पास, आईफिल टावर के पास घूमते हुए। अब वांग जी और विंग धीरे धीरे अपनी मेमोरीज़ बना रहे थे। वांग जी और विंग आज अलग तरीके से ड्रेसअप हो रहे थे। विंग कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ लंजा, लग रहा हूँ ना कि मुझे तुम्हारे साथ काफ़ी साल हो चुके हैं और अब तुम एक ओल्ड मैन हो चुके हो। वांग जी कहता है हाँ हाँ, और तुम तो अभी तक जवान हो। कभी विंग कहता है दो नहीं, अब थोड़े उम्रदार दिखने के लिए अपना ड्रेसअप वैसे ही कर कर अपनी फ़ोटोज़ खींचते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ और फ़ोटोज़ खींचते हैं जिसमें धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ रही थी। ऐसा करते करते उन्होंने पूरा एक एल्बम बना लिया था, जिसे देखते हुए विंग कहता है अब हमें कोई कह नहीं सकता कि हमने अपनी ज़िंदगी कितनी कम जी है। वांग जी देखो ऐसा लग रहा है ना हमने कितना लंबा सफ़र तय किया है। वांग जी कहता है हमने सच में एक लंबा सफ़र तय किया है। विंग हंसता और कहता है और इतना कहते हुए वांग जी के गले लग जाता है, पर वांग जी तुरंत ही उसे बेड पर पटक देता है और कहता है चलो अब वक्त है मुझे मेरा मिल लेने का। विंग कहते लंजा तुम भी ना, पर वांग जी नहीं रुकता और विंग के लिप्स को सीधा ग्रैब कर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। दोनों के दिन ऐसे बीत रहे थे। वो लोग वापस भी आ चुके थे। विंग अब अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने लग गया था। लेकिन इस बीच एक नई चीज़ और हुई। मैडम यू एक दिन विंग के पास आकर उसे पैनकेक्स देती है खाने के लिए। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा छौंक चुका था, साथ में जान चैंग यान ली और वांग जी भी, क्योंकि मैडम यू विंग के लिए कुछ करे। विंग कहता है ये तभी मैडम यू कहती है तुम्हारे लिए है, कोई खा लो, समझे। इतना कहकर मैडम सीधा वहाँ से चली जाती है। वो और कुछ ज़्यादा कुछ बोलती ही नहीं है। विंग जब ये देखता है तो अचानक से उसके दिल में कुछ होता है। उसे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि पहली बार मैडम ये उसके लिए कुछ लेकर आई थी। उन्होंने विंग के लिए पहली बार कुछ बनाया था। हमेशा ही वो यानली और जैनचन के लिए कुछ बनाती, उन्हें कुछ देती रहती, खिलाती रहती, पर विंग के साथ कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। विंग हमेशा ही चाहता था कि मैडम यू से भी वैसा प्यार करे, पर मैडम यू ने कभी नहीं किया। और जब विंग को अपनी असलियत पता चली तब तो उसने उम्मीद ही छोड़ दी। पर अब विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो कहते मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो यानली जो कि स्माइल करती है, वो कहती है तुम्हें खाना चाहिए। विंग कहता विंग अब से खाता है, वो सच में बहुत टेस्टी था। विंग कहता है ये तो बहुत टेस्टी है। ऐसा कहकर वो हंसता है। इधर दूर से खड़ी मैडम यू से देख रही थी। उनकी आंखों में आज नमी थी। आज वो विंग को गौर से देख रही थी। ये बच्चा कितना इनोसेंट है, क्यों इतने समय तक उन्होंने उससे नफरत की। क्या ये उनकी वजह से हुआ है? विंग को इतने ज़्यादा कर्ज दिए उन्होंने, इतना कुछ बोला है कि उन्हीं कर्ज की नतीजा है कि अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। बट मैंने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था, कभी भी नहीं। हाँ वो बहुत गुस्सा थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। उसे किसी और के साथ शेयर करना उन्होंने अपने कभी बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। मैडम यू इस बात पर गुस्सा नहीं थी कि जान पे मैंने धोखा दिया। सबसे ज़्यादा वो इस चीज़ पर गुस्सा थी कि उन्होंने कभी क्यों नहीं बताया। उन्होंने ये चीज़ शादी से पहले क्यों नहीं बताई। अगर उन्होंने बताया होता तो वो कुछ कर पाती, कुछ कह पाती और शायद ये सब ना होता। मैडम यू ने कभी नहीं चाहा था कि वो किसी के साथ अपने हस्बैंड को शेयर करे, क्योंकि उन्हें हमेशा ही चाहिए था उनका हस्बैंड उनका रहे, पर ऐसा कभी नहीं हो पाया। और यही चीज़ उन्हें बहुत गुस्सा दिलाती थी और यही गुस्सा विंग के ऊपर निकलता था। पर वो कभी नहीं चाहती थी कि ये गुस्से कर्ज में बदल कर विंग को लग जाए। अब ऐसे ही चल रहा था। मैडम यू धीरे धीरे विंग के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती, उसके पास आती रहती, पर ज़्यादा समय तक नहीं और बोल भी नहीं पाती। विंग समझ रहा था और फाइनली एक दिन उसने मैडम यू का हाथ पकड़ लिया। मैडम यू कहती कि क्या कर रहे हो। तभी विंग मैडम यू को खींचकर चेयर पर बैठाता है और सीधा उनके पास बैठकर
उनकी गोद में अपना सिर रख कर कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। अब तो आपको मुझसे नफ़रत नहीं है ना माँ। जैसे ही विंग ये कहता है, मैडी म्यू एकदम चौंक जाती है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो विंग को देखते हुए उसके सर को सहलाते हुए कहती है कि क्या कहा तुमने। तभी विंग कहता है माँ। तभी मैडम भी कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें तो मुझसे नफ़रत होनी चाहिए ना। तभी विंग कहता है मैंने कभी आपसे नफ़रत नहीं की। मैं जानता हूँ कि सब चीज़ों में भी आपकी गलती नहीं है। आप भी तो बहुत हर्ट थी ना मैडम यू। जो कि अब रोने लग जाती है और जैसे ही वो रोती हैं विंग तुरंत ही उठकर उन्हें हक कर लेता है। कहता है आप रो क्यों रही है, प्लीज़ मत रोइए मैडम यू। अब विंग को टाइटली हक करते हुए कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो विंग। पर विंग जो कि मैडम को देखकर कहता है मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं था, प्लीज़ क्या आप मुझे लिए काम कर सकती हैं। मैडम कहती क्या चाहिए तुम्हें, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, बताओ मुझे, मैं हर चीज़ करूँगी। विंग कहता है जब तक मैं हूँ तब तक प्लीज़ आप मेरी मॉम की तरह रह सकती हैं, मैं आपको माँ कह सकता हूँ ना। तभी मैडम कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी मॉम ही हूँ और अपनी इस मॉम को माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। वो तुम्हें समझ नहीं पाई, बहुत बहुत नादान हूँ ना मैं, बहुत 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 पागल हूँ, बहुत गुस्से वाली हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तभी विंग कहता है मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं था, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी मैडम विंग को अपनी बाहों में घिसते हुए कहती है मैं भी। दोनों को ऐसे देखकर सारे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, सबकी आंखें नम थी। वांग जी भी बहुत ही खुश था। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय बीतने के साथ विंग की हालत ख़राब और ख़राब और ख़राब हो रही थी। और अब विंग हॉस्पिटल बेड पर था, जहाँ पर विंग वांग जी को देखते हुए कह रहा था निंजा रो मत। वांग जी कहता है विंग। दूसरी तरफ मैडम यू जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख में थी और उससे ज़्यादा याली, भले ही बचपन से मैडम यू ने उस पर ध्यान ना दिया हो पर अभी वो बहुत दुख में है। लेकिन याली उन्होंने तो बचपन से विंग को पाला है। मैडम यू की जगह, विंग की माँ की जगह याली ने तो ली है और उसका दिल कितना दुख रहा है ये जानकर कि उसका भाई अब ज़्यादा समय के लिए नहीं है। वो बहुत दर्द में है, पूरा घर दुख में डूबा हुआ है। और अब जान फेमा को भी पता चल चुका है कि उनका बेटा अब ज़्यादा समय के लिए नहीं है और वो इस सब का जिम्मेदार खुद को ही मानते हैं। इसलिए वो आज अपनी वाइफ नहीं, अपनी लवर के ग्रेव पर है, जहाँ पर वो माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मैं कुछ सही नहीं कर पाया, कुछ सही नहीं कर पाया, अपने हमारे बच्चे तक को नहीं बचा पा रहा, माफ़ कर दो, मैं हार गया इतना कहकर वो वही चांग से सैरन के ग्रेव पर लेट जाते हैं और रोने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ वांग जी जो कि विंग के साथ था, विंग जो कि वांग जी को देखता कहता है लंजा प्लीज़ इधर आओ ना। वांग जी जो कि विंग के पास आता है, विंग कहता है प्लीज़ मेरे साथ लेट जाओ। वांग जी ऐसा ही करता है। विंग अब वांग जी को हक करता है, कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, प्लीज़ मेरे जाने के बाद तुम प्लीज़ अकेले मत रहना, किसी को चुन लेना। वांग जी कहता है मैंने चुन लिया है। कहता है प्लीज़ लंजा, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर ऐसे अकेले नहीं देख सकता, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ कोई रहे तो तुम्हारा ख्याल रखे। वांग जी कहता है मेरी लाइफ में एक ही पर्सन था विंग और वो तुम हो, चिंता मत करो, मैं ज़िंदगी भर अकेले नहीं रहने वाला। तभी विंग कहता है प्रॉमिस। वांग जी कहता है प्रॉमिस। विंग को वांग जी की बात सुनकर थोड़ा बुरा तो लगता है पर वो समझता है और वो यही तो चाहता है कि वांग जी अकेला ना रहे, इसलिए वो स्माइल कर वांग जी को हक कर लेता है और फिर कहता है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। और इतना कहते हुए विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी की आंखों से आंसू निकलते हैं और वो विंग को टाइटली हक कर लेता है। सुबह जब डॉक्टर रूम में आते हैं तो विंग और वांग जी को ऐसे देखकर डॉक्टर कहते हैं ये सब क्या है। नर्स जो कि जल्दी से उन दोनों के पास जाकर कहती हैं ये आप क्या कर रहे हैं, आप पेशेंट के साथ ऐसे नहीं लेट सकते। वांग जी जो कि कुछ जवाब नहीं दे रहा था और विंग
जो कि हिल भी नहीं था। दोनों में से कोई जवाब नहीं दे रहा था। डॉक्टर दोनों को देख कर कुछ अंदाज़ा लगाते हुए जल्दी से दोनों के पास जाते हैं। विंग की नब्ज़ चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है विंग अब नहीं रहा। और वो वांग जी को देखते हैं जो कि नीला पड़ चुका था। वो जल्दी से वांग जी को चेक करते हैं और वो बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि अब वांग जी भी इस दुनिया में नहीं रहा। वो जल्दी ही उनके परिवार वालों को खबर देते हैं। सारे ही विंग और वांग जी के पास आते हैं। दोनों को किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि दोनों ही एक साथ इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। डॉक्टर उन सबको बताते हैं कि विंग की मौत रात को ही हो चुकी थी और वांग जी ने भी रात को ही खुद को ख़त्म कर दिया था ये जहर पीकर। जैसे ही सारे वो जहर की बोतल देखते हैं सब चौंक जाते हैं और सब वांग जी को देखते हैं। सिचन जो कि वांग जी के बाहर जाकर कहते हैं वांग जी तुमने क्या किया। अंकल कुरैन तो अपने सीने पर हाथ रखकर वहीं गिर जाते हैं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनका छोटा बेटा ऐसा कुछ करेगा। सारे लोग मातम में डूब जाते हैं। उन्होंने सब ने अपने सबसे प्यारे पर्सन को खो दिया था। मैडम लू आज विंग के चेहरे को सहला रही थी, उसे उठा रही थी, कहती विंग प्लीज़ उठ जाओ ना विंग। पर विंग अब नहीं उठने वाला था। वो तो अपने वांग जी के बाहों में चैन से सो चुका था और वांग जी भी विंग को अपनी बाहों में लेकर चैन से सो चुका था। अब यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी ने वांग जी और विंग को एक साथ दफना दिया था। या लीजिए कि विंग और वांग जी के ग्रेव पर रोते हुए फूल रखती है और कहती है मैं दुआ करती तुम दोनों हमेशा शांत रहो हमेशा। वांग जी याली बहुत ही रो रही थी। चैंग याली को संभालकर कहते हैं चलिए मौसम ख़राब हो रहा है चलिए। याली जो कि मुड़कर बस विंग को देख रही थी और दूर खड़ा सिचाई भी अपने भाई की ग्रेव को देख रहा था। सारे वहाँ से जा चुके थे और इधर विंग और वांग जी। विंग जो कि कहता है तुम बहुत बुरे हो लंजा, तुमने ऐसे क्यों किया। तभी वांग जी कहता है मुझे तो करना ही था ना, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा साथ तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भर निभाऊंगा और तुम्हारे साथ ही ख़त्म होऊंगा। विंग कहता है तुमने ये कब कहा। वांग जी कहता है मैंने खुद से प्रॉमिस किया था और अब मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी भी जब ये कहता है तो विंग कहता है तुम भी ना लंजा। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता और कहता है अब चले एक नई लाइफ की शुरुआत करने। विंग लेकिन हंसता और कहता है ठीक है। वांग जी कहता है और इस न्यू लाइफ में मैं तुम्हारे साथ प्रॉपर अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा। विंग कहता है और मैं भी तुम्हारा साथ पूरी ज़िंदगी दूंगा और इस बार मैं तुम्हें जल्दी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वांग जी कहता है तुम्हें जाने दूंगा तब ना। और इतना कहते हुए वो दोनों हंसते हुए अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कहकर उस दूसरी दुनिया की तरफ निकल जाते हैं, बादलों में खो जाते हैं। बस एक नज़र अपने ग्रेव और अपनी फैमिली को देखकर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हुए। और यहीं पर हमारी ये स्टोरी एंड होती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानती हूँ थोड़ी सी सैड है पर ये स्टोरी मैंने इसी तरीके से बनाई है। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ओके अब मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। बाय।